Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. Remember, if you're fit and fine, you can take better care of your loved ones. I apologize, आज मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई सो स्केड्यूल टाइम से आई थिंक मैं 20 मिनट्स लेट हो गई तो आप माफ़ करें थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी सो यस आज की चर्चा है आज हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकबर कितने प्यारे थे तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ आज भी हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर के बारे में जो कि है नेकेड मुगल्स नामक किताब से तो आई होप एवरीवन इज एबल टू सी दिस मैं थोड़ी स्क्रीन साइज बड़ी कर देती हूँ जी तो ये है चैप्टर नंबर 4 अकबर द ग्रेट बुचर और हम चलते हैं इस किताब की तरफ और किताब जो है वो है द नेकेड मुगल्स फॉरबिडन टेल्स ऑफ हरीम एंड बुचरी बाय वाशी शर्मा तो इस बुक को आप लोग भी ज़रूर खरीदें और पढ़ें बहुत ही अच्छी किताब है तो हम डायरेक्टली चलते हैं इस चैप्टर पे चैप्टर नंबर 4 अकबर द ग्रेट बुचर अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही आ रही है और अगर आप लोग सही से देख पा रहे हैं स्क्रीन में साइज ठीक है अगर तो आप लोग प्लीज़ लाइव चैट में ज़रूर बताएं अगर आवाज़ सही आ रही है और कंटेंट आपको सही दिख रहा है बुक का तो आप लोग थोड़ा लाइव चैट में बताएं so that I can start. आप सभी तक आवाज़ सही से आ रही है मेरी अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग लिख दें जी बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए अब शुरू करते हैं अकबर द ग्रेट बुचर अकबर एक सबसे बड़ा कसाई तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं कि क्या लेखक ने लिखा है Very chosen few legends in Indian history had the privilege of being honored with the suffix the great or Mahan after their names. I recall only three Alexander, Ashoka and Akbar. तो यहाँ पे लेखक लिखते हैं कि बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत ही कम ऐसे लेजेंड्स हैं इंडियन हिस्ट्री में जिनकी नाम के आगे ग्रेट या महान लगाया जाता है और लेखक के हिसाब से लेखक को 3 ऐसे महान शख्सियतों के बारे में पता है और वो 3 महान शख्सियत रहे हैं हिस्ट्री में अलेक्जेंडर, अशोका और अकबर This great title does not come easily. Indeed, one has to display exemplary greatness to be called great. तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ये जो टाइटल लगता है द ग्रेट और या तो महान ये बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है इसके लिए थोड़ी सी परिश्रम और जतन भी करना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है तब जाके ये टाइटल इंसानों को मिलता है तो यस ये है अब आगे चलते हैं द ग्रेट लैंड हैज प्रोड्यूस्ड वन लेजेंड आफ्टर अनदर तो यहाँ पे ये भारत के बारे में कह रहे हैं शायद कि भारत में बहुत सारे लेजेंड पैदा हुए हैं अब उसमें से ये नाम दे रहे हैं राम कृष्ण विक्रमादित्य पृथ्वीराज राणा प्रताप शिवाजी टू नेम अ फ्यू ये कुछ चंद नाम हैं
but none qualified to be called the great by our noble historians. तो इन चंद नामों के आगे ग्रेट नहीं लगा और न ही हिस्टोरियनों ने ग्रेट लगाया। तो अब ये सोचने वाली बात है, श्री राम जी या कृष्ण जी, विक्रमादित्य जी, पृथ्वीराज जी, राणा प्रताप, शिवाजी, इन सब के आगे ग्रेट हिस्टोरियनों ने नहीं लगाया। जो महान नोबल हिस्टोरियंस थे, यहाँ पे ग्रेट नहीं लगाया। तो ये एक सवाल उनके मन में आया लेखक के। अब आगे चलते हैं। दिस इज बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर बीइंग कॉल्ड द ग्रेट आर वेरी टफ. You have to be simply the best killer for times to come to be called the great, and you must be a basher of mainstream Hinduism in some way or the other. तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ये जो ग्रेट टाइटल जो मिलता है, ये बहुत ही परिश्रम और जद्दोजहद के बाद मिलता है, और ये उनको मिलता है जो सबसे बड़े आक्रामक रहे हों या जो सबसे बड़े मतलब खूनी रहे हों, उनको ये टाइटल मिलता है ग्रेट का। एंड ऑल्सो ये जो टाइटल है ये उन लोगों को मिलता है या उन लोगों को दिया जाता है जो कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म को किसी न किसी तरीके से घात पहुंचाते हैं। तो ये उन लोगों को भी मिलता है, ऐसी टाइटल उन लोगों को भी दी जाती है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर वॉज द फर्स्ट सच टेररिस्ट who killed innumerable to quench his thirst for global conquest. He got a nasty defeat at the hands of Porus and went back shamefully after having his life spared. तो यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि सबसे बड़ा वो जो आतंकी था वो था अलेक्जेंडर, जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा और कितने लोगों का कत्ल किया, और जो कि आई मीन लाइक जो कि उसने किया खुद की वो हवस को बुझाने के लिए, अपनी खुद की हवस को, ग्लोबल कॉन्क्वेस्ट की हवस को बुझाने के लिए। ही गॉट अ नेस्टी डिफीट ऑन द हैंड्स ऑफ पोरस, और उस वो परास्त कर दिया गया पोरस द्वारा, और फिर वो वापस चला गया अपनी जान बख्श दिए जाने के बाद। But our glorious historians, who seem to take more passion as poets and creative writers, consider this to be the defeat of Porus. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे जो महान हिस्टोरियंस हैं, उनको आदत है तोड़ मड़ोड़ के चीज़ों को सामने प्रदर्शित करने का, और ये जो हमारे महान हिस्टोरियंस हैं, ये चाहे पोएटिक फॉर्म में हो, चाहे वो क्रिएटिव राइटर के तौर पे हो, किसी भी तरीके से इन लोगों का काम है कि तोड़ मड़ोड़ के चीज़ों को इन लोगों के खुद के पर्सनल हिसाब से दिखाना इन्हें अच्छा लगता है और बताना अच्छा लगता है। एंड इन लोगों के हिसाब से भी अगर देखें तो पोरस हार गया था, ना कि अलेक्जेंडर हारा था। ग्रीक हिस्टोरियंस आर मोर कैंडिड टू एडमिट दिस डिफीट ऑफ अलेक्जेंडर। ग्रीक हिस्टोरियंस बिल्कुल सच्चाई से यही चीज़ को मानते हैं कि अलेक्जेंडर की हार हुई थी, ना कि पोरस की। बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट। तो इन सब चीज़ों को दूर करते हुए, इन सब चीज़ों के परे भी अगर हम देखें तो द फैक्ट रिमेन्स दैट सिंस ही अटैक्ड एंड किल्ड इन्यूमरेबल पीपल, ही इज ग्रेट। तो अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि अब फिर से यहाँ पे उनकी वो जो थ्योरी है वो सामने आ जाती है, और वो थ्योरी ये है कि उन्होंने जितने ज़्यादा लोगों को मारा और मारने के वजह से ही उनके नाम के आगे ग्रेट जुड़ा, अलेक्जेंडर के नाम के आगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट वाज अशोका, who got a sudden remorse after conducting the greatest bloodshed of his era. तो किंग अशोक ने भी बहुत सारे मतलब ब्लड शेड किए अपने ज़माने में, और उसके बाद उनको उस चीज़ का पछतावा हुआ। Once again, a favorite of our creative historians, who even made a film out of his romantic affairs with one of his innumerable wives. But the bottom line is that since he broke all records of bloodshed, even before the remorse, and drifted away from mainstream Hinduism, he earned the title of great.
तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि अशोक ने भी बहुत ही जंग किए और उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, और फिर उनको उस चीज का पछतावा हुआ और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। बट इन सब के बावजूद, इन पूरे हिस्ट्री और इन सारे पूरे जो कुछ भी सिचुएशन थी, उन सब के बावजूद हमारे जो प्यारे हिस्टोरियंस हैं और जो क्रिएटिव हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने एक अलग तरीके से ही फिल्म के माध्यम से और अलग अलग स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ये चीज उन्होंने ये किया कि अकबर ग्रेट है बिकॉज उसकी इस खूबी के कारण कि ही किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो जितने ज्यादा लोगों को उन्होंने मारा, उस वजह से उनको भी ग्रेट की उपाधि मिल गई। उनके ऊपर कुछ फिल्में भी बनी और उनके रोमांटिक अफेयर्स के ऊपर में भी फिल्में बनी और चर्चा हुई। तो ये है कहानी अशोक की। अब आगे चलते हैं। And after him for centuries, no one could repeat that feat. But then came the era of barbaric looters from West Asia, who broke all records of terrorism carrying the flag of Islam, thereby making a mockery of Muhammad's claim as prophet of peace. तो यहाँ पे फिर अब बताते हैं कि अशोक के बाद और भी फिर बहुत सारी सेंचुरीज के बाद फिर एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे बारबेरिक लूटर्स भी आए वेस्ट एशिया से। वो यहाँ पहुंचे जिन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, चाहे वो आतंक का हो और चाहे वो मजहबी नाम पे हो। तो हर तरीके के उन लोगों के आतंक से सारे रिकॉर्ड्स टूट गए उन लूटर्स के, जो लूटर्स आए थे वेस्ट एशिया से। और इसमें फिर यहाँ पे लेखक कह रहे कि उन लोगों ने, उन लूटर्स ने जो प्रोफेट थे उनके भी उस प्रोफेट ऑफ पीस का जो क्लेम था उसको भी हास्यास्पद तरीके से मतलब प्रेजेंट किया। उस चीज पे वो अटल नहीं रहे, उस चीज का भी उन लोगों ने मजाक बना दिया अपनी हरकतों से। For centuries, there was a dispute with regards to who should get the coveted title of the great, and then came the great Mughal, the noble descendant of Timur and Genghis Khan from father and mother sides respectively. तो यहाँ पे फिर लेखक बता रहे हैं कि कई सेंचुरीज के बाद फिर से जो ग्रेट टाइटल ये लोग जो देते हैं, उस ग्रेट टाइटल के लिए फिर एक सामने आए जिसको कि ग्रेट टाइटल दिया जा सकता था, और वो थे तिमूर और जिंगीज खान के मदर और फादर साइड से जो डिसेंडेंट थे उनको। और मुगल कैरिड द ग्लोरियस लीनिएज of the greatest rapists, looters, murderers, and homosexual child molesters, the noble Babur, who has the rare honor of being on the cover page of history books for school students in India. तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि मुगलों का ये मतलब खानदानी काम था, बलात्कार, चोरी चमारी, कत्ल, उसके बाद समलैंगिक बच्चों के साथ गलत काम करना, समलैंगिक बच्चों को उत्पीड़न करना, और उनमें से जो एक था उसको कहा जाता था सबसे नोबल बाबर। एंड उनको कई हिस्ट्री बुक्स पे हम कवर पेज पे भी देखते हैं, एंड कई वही हिस्ट्री बुक्स जो बच्चों को पढ़ाई जाती है भारत में। Akbar and his grandson surpassed all imaginations of barbarism and terrorism to earn the covet the great. तो अकबर और उनके जो पोते थे उन लोगों ने सारी हदें पार कर दी टू अर्न द टाइटल ऑफ ग्रेट। मतलब अगर कहा जाए तो उन्होंने हद पार कर दी थी बर्बरता की, आतंक की, और मतलब इन सारी मतलब क्रूर आप कहें मतलब बहुत ही इनह्यूमन एक्ट उन्होंने पार कर दी थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज के हिस्टोरियंस ने, जो आज के जो सो कॉल्ड सूडो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने उनको वो उपाधि दी ग्रेट। ऐसे बने थे ये चोर डकैत ग्रेट। तो उनके मतलब इनह्यूमन एक्टिविटीज और उनके क्रूअल बिहेवियर के कारण उन्हें ग्रेट की उपाधि मिली। एंड नो वन, इवन ओसामा बिन लादेन,
has been able to repeat that feat since then. तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन ने भी जो कुछ भी किया वो भी उस लायक नहीं वो कर पाए, उस मतलब लेवल तक नहीं कर पाए जिससे कि उनको ये उपाधि मिल सके, द ग्रेट की, बाय आवर सो कॉल्ड हिस्टोरियंस. We are ashamed of eminent historians who have referred to the most unreliable sources to portray the greatest butchers as greatest leaders for the sake of secularism. तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हम लोग शर्मिंदा हैं इन एमिनेंट हिस्टोरियंस, ये जो सो कॉल्ड जो हिस्टोरियंस हैं, इनके कारण, क्योंकि ये कोई भी रिलायबल सोर्स से चीज़ों को नहीं बताते हैं, ये बस किसी को भी महान बना देते हैं सेक्युलरिज्म के अंडर में. तो ये लोग मतलब गलत लोगों को भी ग्लोरीफाई कर देते हैं, जो क्रूर लोग हैं जिन्होंने बहुत ही इनह्यूमन काम किया उनको भी ये लोग महान बना देते हैं. तो ये लोग बेसिकली बहुत ही डेंजरस हिस्टोरियंस हैं जो कि इस तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं. और ऐसे ऐसे जो ट्रेटर्स हैं और जो धोखेबाज हैं, मतलब हिस्टोरियन को ही कह रहे हैं, जो ऐसे ऐसे हिस्टोरियंस जो ग्लोरीफाई करते हैं, तो ये हिस्टोरियंस अगर हैं, ये जो धोखेबाज लोग हैं, इनके रहते हुए किसी को दुश्मन की क्या जरूरत, यही तो सबसे बड़े दुश्मन है. तो दिस इज व्हाट द राइटर इज सेइंग. अब हम आगे चलते हैं. The great nation has produced greatest of तेजस्वी patriots but also traitors. अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि हमारा भारतवर्ष में तेजस्वी से तेजस्वी देशभक्त भी पैदा हुए हैं और धोखेबाज और ट्रेटर्स भी पैदा हुए हैं हमारे यहाँ इस धरती पे. तो एंड दीज डेज ट्रेटर्स सीम्स टू बी प्रिडोमिनेटिंग. और यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आजकल ये जो धोखेबाज ट्रेटर हैं, ये लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रिडोमिनेटिंग है, हर जगह हैं, मतलब फैलते जा रहे हैं और मतलब एक अच्छे मतलब स्ट्रेंथ में हैं इस तरीके के धोखेबाज और दगाबाज ट्रेटर्स. तो हिस्ट्री सीम्स टू बी एन एरिया ऑलमोस्ट टोटली इन्फेस्टेड विद ट्रेटर्स. तो फिर यहाँ पे लेखक ये भी बता रहे हैं कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही ट्रेटर से ही इन्फेस्टेड है. सेकेंड कम्स आर्ट कल्चर एंड एंटरटेनमेंट और आर दी बोथ सेम. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब हिस्ट्री में इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये जो हिस्टोरियंस है ये भी किसी धोखेबाज ट्रेटर से कम नहीं है. और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आर्ट कल्चर और एंटरटेनमेंट भी इन सब चीज़ों से बचा नहीं है. और या तो आप कहें कि दोनों ही बचा नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट कल्चर एंड एंटरटेनमेंट हो, दोनों ही चीज़ों में इस तरीके की मिलावटें हो चुकी हैं. In this chapter, we shall provide summary points from Akbar's life to understand what motivated Bollywood star to feel so honored to portray his noble character and our spineless populace to be so enchanted with the fictitious Jodha Akbar stories. तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ आगे चल के कुछ इस चैप्टर में पॉइंट्स वो शेयर करेंगे कि बॉलीवुड इतनी ज़्यादा दीवानी क्यों है अकबर को महान शो करने में, और हमारे जो मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाली जो मतलब पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा क्यों दीवानी हो जाती है अकबर और जोधा की स्टोरी से, जो कि झूठी कहानी है. तो वो इतने ज़्यादा फैन क्यों हो जाती है ऐसी ऐसी कहानियों की. आवर असर्शंस are not on works of any rightist historian. Being right is always considered wrong in secular history. तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि इन लोगों की जितनी भी मतलब ऑब्जर्वेशंस और जितना कुछ भी इन्होंने लिखा है वो किसी राइट विंग या राइट साइड के हिस्टोरियंस के बेसिस पे नहीं लिखा है. और यहाँ पे वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि अक्सर जो सही के मार्ग पे रहता है तो उसको इस सेक्युलर जो कहा जाता है सेक्युलर हिस्ट्री में उसको गलत माना जाता है और उसको रॉन्ग माना जाता है. तो ये तो है खैर हमारी मिलावटी हिस्ट्री, बट दे आर बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ ग्रेट एडमायरर्स ऑफ अकबर.
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अकबर के बारे में जो कुछ भी बातें हैं वो कोई राइट साइड की हिस्टोरियन की नहीं है, बल्कि अकबर के ग्रेट एडमायरर्स के लिखी हुई बातें हैं, जहां से रेफरेंसेस ये देने वाले हैं आगे। उनमें से एक है विंसेंट स्मिथ, whose Akbar the Great Mughal is considered the most authoritative book on Akbar, and of course Abul Fazl, the sycophant who wrote Ain-e-Akbari and Akbarnama. And that we would do is to review what even the sycophants could not hide. तो यहाँ पे बता रहे कि विंसेंट स्मिथ जो थे वो अकबर के बहुत बड़े प्रशंसक थे, बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने एक लिखी थी किताब अकबर द ग्रेट मुगल, और उसमें भी बहुत सारी सही बातें मेंशन की गई हैं अकबर के बारे में। प्लस कि अकबर के जो अनुयायियों में से एक थे अबुल फजल, जिन्होंने लिखा था आईन अकबरी एंड अकबरनामा। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें आगे वो बताएंगे, जो राइटर हैं वो आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से की सारी हकीकतें बयां की गई हैं विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम, फाउंडेशंस ऑफ अकबर द ग्रेट। विंसेंट स्मिथ स्टार्ट्स हिज बुक विथ अकबर वाज अ फॉरेनर इन इंडिया। He had not a drop of Indian blood in his veins. Akbar was more of a Turk than Mughal. तो यहाँ पे विंसेंट स्मिथ की जो किताब है, उस किताब को शुरू वो करते हैं कि अकबर एक फॉरेनर था, अकबर एक बाहर से आया हुआ शख्स था, वो भारतीय नहीं था, उसके रगों में भारतीय खून नहीं था, उसके रगों में तुर्क का खून था, मुगल से ज्यादा तुर्क का खून था। तो ये तो उनका ओपनिंग स्टेटमेंट है बाय विंसेंट स्मिथ की किताब में। एंड वी इंडियंस प्रोक्लेम हिम एज एन आउट एंड आउट इंडियन। और यहाँ पे फिर लेखक बताते हैं कि और हम जो इंडियंस हैं, हम यहाँ पे साबित करने पे बिल्कुल आमादा हैं कि अकबर इंडियन ही थे, अकबर भारतीय थे। His father, grandfather, and in fact entire lineage represented the topmost terrorist of their era. तो यहाँ पे फिर वो बता रहे हैं कि उनके जो बाप थे, उनके जो दादा थे, वो लोग सब टॉप लेवल के टेररिस्ट थे उस एरा के। 7 जनरेशन ऑफ तिमूर फ्रॉम द फादर एंड द जेंगिस खान फ्रॉम द मदर। तो ये जो लीनियज था, ये लीनियज ही था, मतलब लूट करने वालों का, चोरों का, डकैतों का। तो ये लीनियज बहुत ही लंबा लीनियज है, इसमें कोई भी सही नहीं था, इसमें सब वैसे ही थे, मतलब करप्ट और क्रिमिनल माइंडसेट के। एंड वी क्लेम हिम टू बी द प्राइड ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे फिर लेखक बताते हैं, एक पंच लाइन ऐड करते हैं कि हम भारतीय फिर भी वी आर हेल बेंट, हम बिल्कुल मतलब फिर भी आमादा है ये कहने के लिए कि वो इंडिया के प्राइड थे, वो इंडिया के गौरव थे, वो इंडिया की शान थे, वो भारत की शान थे। ब्यूटी एंड नोबल हैबिट्स ऑफ अकबर द ग्रेट। चलिए अब इस पे आते हैं। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि अकबर की अच्छी अच्छी आदतों के बारे में। बाबर वॉज अ ड्रंकर्ड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाबर एक शराबी था। हुमायूं बिकेम डम्ब ड्यू टू द यूज ऑफ ओपियम। हुमायूं थोड़ा सा बददिमाग हो गया ओपियम के नशे में। अकबर इम्बाइब्ड बोथ दीज ग्रेट क्वालिटीज। और अकबर ने इन दोनों की क्वालिटीज को इम्बाइब किया खुद में। सो वो शराब भी पीते थे और वो नशा भी करते थे। तो 2 children of अकबर died due to excessive consumption of narcotics। तो अकबर के 2 बच्चों की मौत ऐसे ही हो गई थी, नशीले पदार्थ के सेवन से अकबर के 2 बच्चों की मौत हो गई थी। एंड वी हैव मुस्लिम्स टेकिंग प्राइड इन हिम। तो अब ऐसे ऐसे राजाओं पे गर्व करते हैं मुस्लिम समाज के लोग कि अकबर थे, महान थे और अच्छे थे। अब चलिए आगे चलते हैं। Bollywood star was excited to play the role of Akbar in the movie Jodha Akbar.
Historians call Akbar the most handsome person on earth. But here is his beauty as per Vincent Smith. तो अब यहाँ पे जो बॉलीवुड जो सिनेमा हम लोग देखते हैं और बचपन से देख के बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, तो ये वहाँ से ही ब्रेन वॉशिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे वो एक पॉइंट कर रहे हैं कि जोधा अकबर मूवी में, और हिस्टोरियंस बताते हैं कि अकबर बड़े हैंडसम थे और सबसे हैंडसम इंसान थे इस धरती के। तो अब यहाँ पे वो सारे जो फैक्ट्स, जो गलत सलत चीजें जो बताई जाती हैं, अब उसको फिर यहाँ पे वो डिबंक करते हैं जो राइटर हैं, वो विंसेंट स्मिथ की बातों को अब यहाँ पे कोट कर रहे हैं। अकबर वॉज ऑफ एवरेज हाइट एंड वॉक विद अ लिम्प इन द लेफ्ट लेग। तो अकबर एवरेज हाइट का इंसान था, बहुत ज्यादा ही ना ही लंबा और ना ही ज्यादा नाटा, एवरेज हाइट का था, और वो लेफ्ट अपने बाएं पांव से वो थोड़े लंगड़ा के चलते थे, मतलब लिम्प करके, थोड़े से मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे वो। His head was tilted on the right shoulder. उनका सर थोड़ा सा राइट साइड की तरफ झुका रहता था। His nose was small. नाक उनकी छोटी थी और थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी, protruding bone, with a protruding bone. His nostril looked as if he is in anger. मतलब उनके नाक के जो nostrils रहते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब उठे हुए और ऊंचे और खुले हुए थे, जिससे कि लगता था कि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। A wart of the size of half a pea joined his lips to the nostril. तो उनके लिप्स और नॉस्ट्रिल, नाक और होंठ के बीच में एक मटर के बराबर का एक शायद वॉट था, वॉट बोले या मस्सा बोले, कुछ ऐसा एक था लम्प उनके नाक और होंठों के बीच में। और ही वॉज डार्क, और वो सांवले थे, मतलब रंग बहुत उनका कम था। तो अब देखिए, ये तो उनके जो प्रशंसक हैं, जो दीवाने विंसेंट स्मिथ हैं, उनकी लिखी हुई बात ये है। और अब आप सोचें कि बॉलीवुड में कितनी ज्यादा मतलब ग्लोरीफाई करके चीजों को दिखाते हैं, बिल्कुल लोग दीवाने होके नाचते हैं, कूदते हैं कि अकबर आया, अकबर आया, अकबर जोधा, और ये सारी चीजें। तो बस ये सब चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी मतलब गलत चीजों को ही आगे बढ़ाती है और गलत चीजों को ही आगे इनकरेज करती है, क्योंकि उससे उनका एजेंडा फुलफिल होता है। अब हम आगे चलते हैं। जहांगीर, यहाँ पे जहांगीर राइट्स दैट अकबर यूज्ड टू कॉल हिम शेख regardless of he being intoxicated or alert. It implies that Akbar was usually intoxicated. तो यहाँ पे जहांगीर लिखते हैं कि अकबर हमेशा जहांगीर को शेख कह के बुलाते थे। अब वो चाहे वो कभी नशे में हो या ना हो, चाहे वो अलर्ट हो, नशे में हो, या मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो, हर समय वो उनको शेख कह के बुलाते थे। और इससे ये साबित होता है कि अकबर मोस्ट ऑफ द टाइम में नशे में धुत रहते थे। अकबर के कोर्टियर अक्वाविवा लिखते हैं that Akbar had started drinking so much that he used to fall asleep talking to the guests. तो अकबर के जो कोटियर हैं अक्वाविवा, उनका लिखा हुआ है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि अकबर इतना ज्यादा पीते थे कि वो लिटरली सो जाते थे। अपने मेहमानों से बातचीत करते करते वो लिटरली सो जाते थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा पीना शुरू कर दिए थे। He used to drink ताड़ी sometimes. So ये ताड़ी जो होता है ये एक फल के फर्मेंटेशन से बनता है। तो अकबर ताड़ी पीते थे समटाइम्स, या तो आप उसको कहें कि एक तरीके का देसी वर्जन ऑफ जो आजकल का मॉडर्न टाइम्स जो आप अल्कोहल और ये सब रहता है, उसका एक देसी वर्जन है ताड़ी, तो वो पीते थे। He used to start behaving like insane when drunk beyond the limit. और अक्सर वो पीने के बाद पागलों जैसा बिहेव करने लगते थे। हमारे प्यारे अकबर, जिनको अकबर दी ग्रेट कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एजुकेशन ऑफ अकबर द ग्रेट। अब अकबर के पढ़ाई के बारे में भी अब हम थोड़ी सी यहाँ पे राइटर जो है वो बताना चाह रहे हैं
कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी थी और क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी थी कि जिसके कारण उनको ग्रेट बोला जाता है। तो यहाँ पे जहांगीर लिखते हैं, Jahangir writes that Akbar used to behave as if he was a scholar despite the fact he could not read or write. तो यहाँ पे जहांगीर लिखते हैं कि अकबर अपने आप को एक स्कॉलर की तरह बिहेव करते थे, हालांकि न ही उनको पढ़ना आता था और न ही लिखना आता था, मगर फिर भी वो स्कॉलर की तरह बिहेव करते थे। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे चलते हैं, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन अकबर, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इन अकबर द ग्रेट। अब अकबर कितना ज्यादा महिलाओं की रिस्पेक्ट करते थे, अब उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। राइटर बताना चाह रहे हैं, अब्दुल फजल states that Akbar remained behind the curtain पर्दा in his initial years as a king। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अकबर इनिशियल स्टेज में वो अक्सर पर्दा में रहते थे, पर्दे के पीछे रहते थे। तो यहाँ पे फिर लेखक लिख रहे हैं कि इट इज ऑब्वियस व्हाट इट मेंट बाय दिस। तो इसमें फिर वो कह रहे हैं कि आप, आई थिंक इससे आप लोगों को पता होगा कि इसका मतलब क्या है। अब्दुल फजल डिस्क्राइब्स हरेम ऑफ अकबर, मतलब अकबर का जो हरेम था, या जो आप कहें कि अकबर ने जो खुद के लिए जो कोठा बनाया था, तो उसके बारे में यहाँ पे भी थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि इट हैड 5000 वुमेन, ईच वुमेन हैड सेपरेट होम। तो यहाँ पे उन्होंने 5000 महिलाओं को रखा था और उन 5000 महिलाओं के अलग अलग घर थे। दिस इज अपार्ट फ्रॉम मोर देन 36 वाइफ दैट ही हैड। तो 36 बीवियां थी और 36 बीवियों के अलावा उनके पास 5000 औरतें थी उनके ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए, और उन सबों को अलग अलग घर दिया गया था। To describe the glory of his Prince Charming, Abdul Fazl writes in आईने अकबरी। तो अब प्रिंस चार्मिंग की ग्लोरी में और अब्दुल फजल लिखते हैं आईने अकबरी में। तो चलिए अब वो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। Close to the home of शहनशाह अकबर, a bar has been set up। मतलब शहनशाह अकबर जो हैं, उनके घर के बिल्कुल सामने एक शराब खाना सेट किया गया है। So many prostitutes aggregated there that it became difficult to keep account। यहाँ पे कह रहे हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा मतलब वैश्याएं इकट्ठा हुई कि उनकी गिनती ये नहीं कर पा रहे थे, गिनती करनी मुश्किल हो जा रही थी। कोर्टियर्स यूज्ड टू टेक द डांसर्स होम। तो यहाँ पे जो नर्तकियां थी उनको कोर्टियर्स अपने घर ले जाते थे। बट इफ समवन वांटेड टू टेक होम अ वर्जिन, तो यहाँ पे बता रहे कि अगर किसी को वर्जिन चाहिए होती थी या उसको अपने घर ले जाना होता था, he had to take permission from अकबर। तो अकबर से परमिशन लेना पड़ता था before taking any virgin home। Sometimes violence would happen amongst youth। तो अक्सर कुछ युवाओं के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, यही कि कौन किसको घर ले जाएगा, इन सारी चीजों पे। और once अकबर himself called several prostitutes and asked who broke their virginity। और ऐसा ही एक हालात था, सिचुएशन था कि अकबर खुद सारी वैश्याओं को बुला के उन्होंने पूछा कि किसकी वर्जिनिटी खत्म हो गई है। तो ये थी हालात। अब आप समझ ही सकते हैं कि कितने ज्यादा परवर्जन और परवर्ट थे ये लोग। अब हम आगे चलते हैं। Now how could so many prostitutes aggregate at the same time? Obviously, there were women from Hindu families who were made captive or rendered homeless after their families were looted and butchered on an ongoing basis। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन महिलाओं का जो समूह रहता था जिसको ये लोग अपनी वासना की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते थे, उसमें कितनी सारी हिंदू महिलाएं भी थीं जिनको इन लोगों ने बंधक एज अ सेक्स स्लेव ये लोग बना लेते थे। आफ्टर उनके परिवार को डिस्ट्रॉय करने के बाद, उनके परिवारों
की मृत्यु के बाद उनके परिवारों के ऊपर अट्रॉसिटी, सब्जुकेशन के बाद उसके परिवारों को जब ये लोग मार देते थे लड़ाई वगैरह में, तो फिर इन लोगों को वो लोग बंदी बना के इन लोगों को गलत काम में झोंक देते थे. Because Muslim women were supposed to be behind the veil, and Akbar was constantly at war killing men and abducting women through his glorious career. तो यहाँ पे ये पॉइंट भी बताया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम महिलाएं मोस्टली जो रहती थी वो बुरके में और पर्दे में ही बैठी रहती थी, और अक्सर ये जंग पे निकले रहते थे ये जो महान अकबर हैं, और वहीं से ये इकट्ठा करते रहते थे महिलाओं को लड़ के और मतलब कत्लो गारत करके. तो ये अगर आप देखें तो घूम फिर के बात वही आ जाती है माली गनीमत वाली, कि मतलब जहां जहां गए उठाते गए, लूटते गए और महिलाओं को उठाते गए अपनी अय्याशियों के लिए. तो ये साहब इस चीज में माहिर थे जो अकबर साहब थे. अब हम आगे चलते हैं. इन अकबरनामा अब्दुल फजल राइट्स, whenever a begum or wife of courtiers or virgins wanted to be enjoyed, they were supposed to send an application to harem in charge. Then their application would reach the palace authorities. After that, they were allowed to enter and stay in harem for up to even 1 month. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी भी अगर ये जो बेगमें रहती थी और जो बीवियां रहती थी मतलब कोर्टियर्स की, और जितनी भी वर्जिन्स रहती थी वहां पे कुंवारी महिलाएं जो रहती थी, अगर उन लोगों को कुछ भी ऐसे मतलब चीज़ों की अगर मतलब महसूस होता था या उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती थी ऐसे मतलब कुछ फिजिकल नीड्स की, तो उन लोगों को एप्लीकेशन भेजना रहता था हरेम इंचार्ज. मतलब इन लोगों का ये जो इन लोगों ने कोठा बना के रखा था उसका इंचार्ज के पास इन लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ता था. फिर वो एप्लीकेशन जाती थी पैलेस अथॉरिटी, मतलब महल वाले जो अथॉरिटी है उनके पास जाती थी, और उसके बाद फिर उन्हें परमिशन ग्रांट की जाती थी कि वो हरेम में रह सकती हैं मतलब अप टू 1 मंथ, 1 मंथ के करीब करीब वो उस कोठे में रह सकती हैं. तो आई एम वेरी सॉरी बट ये बहुत ही एक घिनौना मतलब पास्ट है जिसको कि समझना और पढ़ना और बताना ज़रूरी है. तो आई होप यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग. It is obvious that even wives of courtiers were forced to be enjoyed by Jodha's adorable Akbar for up to a month. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब ये तो बहुत ही घिनौनी चीज. यहाँ पे सभी कोई मतलब लगे रहते थे, कोर्टियर्स की वाइफ और ये वो सब कोई मतलब बिछे रहते थे अकबर के सामने, और अकबर मतलब उनका लुत्फ उठाते थे. तो उन्होंने तो कोठा खोल ही रखा था उनकी कुछ बीवियां और 5,000 जो उनकी थी उनकी अय्याशियों को पूरा करने के लिए. तो ये था माजरा. नोट दैट वी आर रेफरिंग टू वर्क ऑफ ए साइकोफेंट एंड नॉट एनी डिस्ट्रैक्टर. तो यहाँ पे फिर से राइटर बता रहे कि ये उनके प्रशंसकों द्वारा लिखी गई है, ये उनके अनुयायियों द्वारा लिखी गई है. तो इसमें आप ये चीज जान ले कि ये उनके जो फैंस है उनके द्वारा ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. ऐसा नहीं है कि किसी राइट साइड या कोई मतलब राइट विंग या कोई राइट हिस्टोरियन के द्वारा लिखी गई है. ये सब अकबर के दीवाने जो थे उन लोगों द्वारा लिखी गई है. अब हम आगे चलते हैं. The first condition in the Treaty of Ranthambore was that Rajputs should dispatch dolis of women to royal harem in return of freeing the soldiers. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ट्रीटी ऑफ रणथम्बोर थी वहां पे ये चीज मतलब बनाया गया था. आई थिंक ये जी यहाँ पे वो नियम बनाया गया था कि जो राजपूतों को अपनी आर्मीज को हटाना, मतलब आर्मीज को अपने छुड़वाना होगा चंगुल से, और उन लोगों को डोलीज ऑफ वुमेन रॉयल हरेम तक पहुंचानी होगी. तो राजपूतों को अपने सोल्जर्स के जान के बदले औरतों को भेजना पड़ेगा रॉयल हरेम में.
तो ये थी इन लोगों की कारस्तानी अकबर के टाइम की. नो वंडर वाई जौहर एंड डेथ वॉज सो प्रेफर्ड बाई दोज अपहोल्डिंग वर्चूज ऑफ सेल्फ डिग्निटी. तो यहाँ पे फिर अब राइटर बता रहे हैं कि इसी कारण से उस समय जौहर बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए महिला वहां जाने, उनके रॉयल हरेम में जाने से पहले ही वो खुद को जौहर कर देती थी, अग्नि के हवाले कर देती थी, बिकॉज ऑफ सेल्फ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. तो इस वजह से ये वहां पे ज्यादा पॉपुलर था, बिकॉज इन लोगों की कंडीशन भी तो थी ना कि हम आपके सोल्जर्स को जान बख्श देंगे अगर आप डोली भर भर के औरतें हमारे हरेम में पहुंचाएंगी. तो ये दिस इज एब्सोल्युटली हॉरिबल, घिनौनी चीजें हैं, बट क्या कर सकते, दिस इज अ फैक्ट, दिस हैपेंड इन हिस्ट्री. और इन्हीं जानवरों को हम इतनी ज्यादा मतलब हमारे हिस्ट्री में ग्लोरीफाई किया जाता है, ये हमारी बेवकूफ़ी है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Akbar had his mentor Bairam Khan killed and then he married his wife who became his favorite queen. तो अकबर का जो मेंटोर था या जो अकबर के जो टीचर थे या जिनकी बातें वो सुनते थे या समझते थे या जिनके पद चिन्ह पे वो चलते थे, बैराम खान, उसी को उन्होंने मार दिया, अपने मेंटोर को ही मार दिया और फिर उसकी बीवी से ही शादी कर ली. और वो उसकी बीवी से शादी करने के बाद उसकी बीवी इनकी सबसे फेवरेट बन गई. अब यहाँ पे देखिए, हिस्टोरियंस क्लेम दैट बैराम खान वाज क्यूरियसली अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ओल्ड एनिमीज ऑफ हिज ऑन हिज वे टू मक्का आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गो देयर ड्यू टू डिफरेंसेस विद अकबर. तो अब देखिए यहाँ पे हिस्टोरियंस ट्विस्ट कर देते हैं, हालांकि बैराम खान को मरवाने वाला अकबर ही था, बट हिस्टोरियन इसको ट्विस्ट करके ऐसे मतलब घुमा देते हैं बातों को कि वो जा रहे थे मक्का में और उनके कुछ पुराने दुश्मनों ने उनकी हत्या कर दी. तो अब आप देखें कि किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के चीजों को प्रेजेंट किया जाता है. Akbar used to distribute his sex slaves amongst his courtiers. Thus, women were nothing but inert objects of pleasure in a gang of Akbar and his notorious courtiers. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अकबर जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने जितने भी उनके अंडर में जितने कोटियर्स थे, उनके साथ, मतलब जो उनके पैनल में, या आप उनको क्या कहें, आई रियली डोंट नो द हिंदी मीनिंग, पर अपने कोटियर्स में भी वो बांट देते थे अपने सेक्स स्लेव्स को. सो बेसिकली जो अगर आप देखें तो महिलाओं का वहां पे कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज थी नहीं. Women's were considered as objects. तो ये लोग बांटते रहते थे, उठा लेते थे, आपस में बांट लेते थे, अकबर को पसंद आ जाती थी तो ये अपने कोठे में रख लेते थे. तो इस तरीके की ही बेहूदगी ये करता था, जिसका नाम था महान अकबर. अब चलिए आगे चलते हैं. Meena Bazaar of Akbar era was famed, where on New Year Eve women from different families were coaxed, duped or forced to be displayed in front of Jahanpana for his choice. तो मीना बाजार जो है, जो वर्ड है, ये जो यूज होता है, ये अकबर के टाइम से बहुत ज्यादा प्रचलित था कि नए साल में हर अलग अलग परिवारों की महिलाओं को उठा के डिस्प्ले किया जाता था जहांपना के लिए, ताकि जहांपना उसमें से चूज करें और उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करें. तो अब वो चाहे वो धोखे से लाई गई हुई महिला हो या झूठ बोल के लाई गई हो या जोर जबरदस्ती से, तो एक तरीके का महिलाओं का ऑक्शन लगता था नए साल में और उसको कहा जाता था मीना बाजार. तो वहां पे फिर जहांपना अपने हिसाब से चूज करते थे और जिसके साथ जो मन करता था वो करते थे. तो ये है कहानी मीना बाजार. क्या आप लोग अक्सर देखते होंगे कि दुकान बाजार का नाम भी मीना बाजार रहता है. तो एक्चुअली ये मीना बाजार एक्चुअल ये था जो नए साल में होता था जहांपना के लिए. अब हम आगे चलते हैं. द काइंड हार्टेड अकबर द ग्रेट, रहम दिल अकबर महान. तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं. राइटर लिखते, कंसिडर टू बी द मोस्ट बेनोवलेंट रूलर टू हैव रूल्ड इंडिया, अकबर displayed his first symptom of kindness in lines of his forefathers and progeny.
when he was merely 14 year old. तो इसमें बता रहे हैं कि अकबर ने अपने सबसे रहमदिली का जो एक्शन था वो दिखाया था जब वो 14 साल के थे. और on 6th November 1556 he was in war with Hemu in the battle of Panipat. 6 नवंबर 1556 को वो जंग कर रहे थे हेमू के साथ. जंग जो थी वो पानीपत की जंग थी. मुगल forces were facing huge defeats when Hemu was suddenly hit by an arrow in his eye. मुगलों को बहुत ही डिफिकल्ट टाइम मिल रहा था. मुगल बहुत ही बुरे तरीके से हार रहे थे. एंड तभी अचानक हेमू को एक तीर लगी उनके आंख में. तो एक तीर आके चुभ गई उनकी आंख में और वो अनकॉन्शियस हो गए. वो मतलब मतलब अनकॉन्शियस हो गए. एंड हिज सोल्जर्स स्कैटर्ड अवे अज्यूमिंग डिफीट. और उनके जितने भी सोल्जर्स थे वो भी इधर उधर भटक गए ये सोच के कि शायद अब हम जंग हार चुके हैं. द अनकॉन्शियस हेमू वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ अवर काइंड अकबर. जो अनकॉन्शियस हेमू थे उनको अकबर के सामने लाया गया. जो हमारे रहमदिल प्यारे अकबर थे उनके सामने लाया गया. अब यहाँ पे आगे चलते हैं. हाँ, तो बैराम खान ऑर्डर्ड अकबर टू स्ले हिम सो दैट ही अर्न्स द टाइटल ऑफ गाजी. तो बैराम खान जो थे उन्होंने अकबर को कहा कि इसका आप सर तन से जुदा कर दें तब आपको मिलेगा टाइटल गाजी का. गाजी इज द मोस्ट नोबल टाइटल फॉर अ फैनेटिक and he gets only after he has annihilated or executed kafirs. He is supposed to get the highest quality of paradise with the most beautiful virgins. तो यहीं पे दुनिया में ही गाजी टाइटल मिलता है. जितने ज़्यादा काफिरों के सर तन से जुदा किए जाते हैं तो उनको गाजी कहा जाता है. और ये टाइटल उनको भी मिले इसकी इच्छा से जो बैराम खान साहब थे उन्होंने अकबर को कहा, प्यारे अकबर को, कि इसका सर तन से आप जुदा कर दें. Thus to please Allah and offer his gratitude to the icon of peace, Akbar cut the neck of his unconscious victim. तो ऊपर वाले के रहमत के लिए और जो उनको जाना था वो जो है उनका जो जन्नत है वहां पे अपनी टिकट फाइनल करने के लिए उन्होंने कर दिया बेचारे हेमू का सर तन से जुदा. जो कि अचेत अवस्था में था उसका उसी समय उन्होंने अलग कर दिया सर धड़ से. His ranks followed the suit and butchered the corpse of हेमू. सो अब उनके जो और भी जो उनके जो अंडर में थे अकबर के उन लोग जाके वो लोग फर्दर और ज्यादा काट पीट करने लगे हेमू के शरीर को. द हेड ऑफ हेमू वाज सेंट टू काबुल. तो हेमू का सर जो था वो काबुल भेज दिया गया. एंड हिज बॉडी वाज हैंग्ड ऑन दिल्ली गेट फॉर अ पब्लिक डेमो ऑफ अकबर्स काइंडनेस. तो अकबर के रहमदिली के प्रचार में हेमू का धड़ टांग दिया गया दिल्ली गेट में और हेमू का जो सर था वो भेज दिया गया काबुल. इमीडिएटली आफ्टर दैट हिज आर्मी मार्च टू दिल्ली. तो इसके बाद ही उनकी आर्मी फिर दिल्ली मार्च की. देन अ पिलर ऑफ कट हेड्स वर क्रिएटेड. तो यहाँ पे जब यहाँ पे पिलर बनाए गए जो जितने भी मतलब सर धड़ से जुदा किए गए थे उन सारे सरों से एक पिलर बनाई गई. तो ये उन लोगों का एक ओल्ड ट्रेडिशन है. उनके और भी बाप दादा शायद ये काम कर चुके होंगे. तो उनकी विक्ट्री अपनी जो मतलब विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग मतलब सर काट काट के उसका पिलर बनाते हैं. तो इन्होंने पिलर बनाया. फिर अब देखिए आप पागलपन आप देखिए कि किस लेवल तक था. और आजकल के जो दोगले लोग हैं और ये जो दोगले हिस्टोरियंस है कितना मतलब पॉलिश करके अलग तरीके से चीजों को बताते हैं. मतलब इन वाहियात वहशी दरिंदों को कितना अच्छे से ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं. खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं. टू पुट एन अप्रोप्रिएट क्लाइमैक्स टू द होली मिशन द हेल्पलेस ओल्ड फादर ऑफ हेमू वाज आल्सो बुचर्ड.
तो अब इन लोगों का जो वो होली मिशन है उसको उसकी पूर्ति के लिए इन लोगों ने बेचारे हेमू के बूढ़े बाप को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इन लोगों ने बुचर कर दिया। Needless to say, what happened with women? Akbar already had plans of a mega capacity harem. तो अब इन बाप बेटों को तो इन्होंने कत्लेआम कर दिया। अब बची जो महिलाएं थी अकबर के पास बहुत अच्छा प्लान था महिलाओं का, बिकॉज वो बनाना चाहते थे एक और ही मतलब मेगा कैपेसिटी का हरेम। अकबर के दिमाग में था एक मेगा कैपेसिटी का कोठा बनाना, जहाँ पे वो ऐसी महिलाओं को यूज कर सकें और उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकें और गलत काम कर सकें। तो ये था ये वहशी अकबर। As reported by Abul Fazl, to counter the rebellion of Khan Zaman, his loyal Muhammad Mirak was handcuffed and brought in front of an elephant. The elephant took him in his trunk and threw away. This process happened for 5 continuous deaths, after which he was executed. Abdul Fazl describes this with pride without a word of condemnation. तो यहाँ पे अब अब्दुल फजल बता रहे हैं एक जो रेबेलियन था जिसका नाम था मोहम्मद मिराक, उसको इन लोगों ने, एक रिबेलियन था ऑफ खान जमान का जिसका नाम था मोहम्मद मिराक, उसको इन लोगों ने इतनी बुरी ट्रीटमेंट की कि उसको ये लोग हाथी के सामने फेंक देते थे। हाथी उसको अपने सूंड में उठा के फेंकता था, दूर फेंकता था, और 5 दिन तक ऐसे करता रहा। इस तरीके से सजा देते रहे ये लोग मोहम्मद मिराक को, और उसके बाद 5वें दिन फिर उसको मार दिया गया। तो और ये सारी चीजों को बहुत ही मतलब एक होता है ना कि बिना किसी शर्म के और बिना किसी मतलब कंडेमनेशन का वो फीलिंग के अबुल फजल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है अपने स्क्रिप्चर्स में। अब आगे चलते हैं। आफ्टर कैप्चरिंग चित्तौड़, जी अब कहाँ गया ये, 1 मिनट, हाँ। After capturing Chittor, Akbar ordered a massacre in which 30,000 non-combatant women, children and men were butchered. तो चित्तौड़ के ऊपर कब्जा करने के बाद अकबर ने मतलब एक मैसेकर किया जिसमें कि 30,000 से भी ज्यादा निहत्थे महिलाएं, बच्चे और पुरुषों को मार दिया गया। तो ये था इनका रहमदिली का कार्य जिसको कि ये लोग बहुत ही ग्लोरीफाई करते हैं। बट आई एम हैप्पी कि ये जो इनके जो अनुयायी थे ये लोग बिल्कुल फैक्ट्स लिखते थे। हमारे जो दोगले हिस्टोरियन है ये लोग बातों को पलट देते। देखिए इनके अनुयायी लोग कितने सही तरीके से लिखते हैं। जो इनके फैंस हैं वो लोग बिना किसी मतलब गिल्ट के या बिना किसी मतलब अपोलोजेटिक होकर वो लोग नहीं लिखते हैं। वो लोग बिल्कुल एग्जैक्टली लिखते हैं जैसा कि था वो। अब आगे चलते हैं। अकबर इनोवेटेड विद द न्यू वेज ऑफ किलिंग एंड टॉर्चर। तो अकबर जो थे वो इतने टैलेंटेड थे कि वो नए नए तरीके ढूंढते थे लोगों को मारने के या टॉर्चर करने के। मुजफ्फर शाह was trampled by an elephant. Hamzaban's tongue was cut off. Masood Hussain Mirza's eyes were sewed close. His 300 supporters were brought in front of him after putting hides of donkeys, sheep and dogs over their faces and then butchered. तो अब यहाँ पे चलते हैं कि अकबर हमेशा नई नई चीजें इजाद करते थे मतलब लोगों को मारने के लिए या उनको मतलब प्रताड़ित करने के लिए या टॉर्चर करने के लिए। तो उनमें से इनका कुछ कुछ इसमें चीजों का तस्करा है कि मुजफ्फर शाह जो थे उनके ऊपर अकबर ने
हाथी को ही चढ़वा दिया, हाथी के पांव से ही कुचलवा के मार दिया। हम जबान के जो जुबान थी उसको काट दी गई। मसूद हुसैन मिर्जा के आंखों को ही सिल दिया इन लोगों ने। उनके 300 सपोर्टर्स को उनके सामने लाके उनके चेहरे पे कुत्ते का, गधे का, बकरे का चमड़ा, यू नो, उनके हाइड्स जो थे उनके फेसेस पे इन लोगों ने लगा दिए और उसके बाद फिर उन लोगों को कत्लेआम कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, स्मिथ लिस्ट द मोर वेज लाइक हैंगिंग, कटिंग हेड्स, कटिंग ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कैनिंग। तो यहाँ पे स्मिथ जो है उनके जो एक और प्रशंसक है जिसके बारे में आगे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे लेखक ने बताया था। तो यहाँ पे बता रहे कि स्मिथ ने भी बहुत सारी चीजों को लिस्ट किया है जो कि अकबर के इनोवेटिव तरीकों में से एक था, जैसे कि वो सूली पे टांग देते थे, सर काट देते थे, बदन का कोई अंग काट देते थे और उसके बाद फिर छड़ी से मारना। There used to be no written records of such decisions and judges used to simply follow the peaceful verses of Quran. तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो जितनी भी चीजें, जो कत्लो गारत और ये सारी चीजें होती थी, इनका कोई भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखा जाता था और ये सारी वो आसमानी किताब को फॉलो करते हुए ही किया जाता था। और जैसा जैसा जो लिखा है, जो कि शरिया आप कहें या जो कुछ भी कहें, तो काफिरों के साथ जैसा सलूक करना चाहिए वैसा ये लोग करते थे किताब के हिसाब से। On 2nd September 1573, he had a pillar made out of 2000 cut heads erected in Ahmedabad. अब अहमदाबाद में भी इन्होंने 2 सितंबर 1573 में एक पिलर बनाया 2000 सरों से। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि किस हद तक ये लोग बारबैरिक थे। This perhaps broke the record of the highest pillar of cut head to be ever erected. तो जितने भी पिलर्स पास में भी बनाए गए थे इनके खानदानों द्वारा, उन सब में से उन सबों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था ये पिलर, जो कि 2000 कट हेड से बनाए गए थे अहमदाबाद में। The earlier recorded was held by his grandfather बाबर। तो इससे जो थोड़ा कम ऊंचा जो पिलर था वो इनके जो ग्रैंडफादर बाबर थे उन्होंने बनवाया था और उनसे भी पोता और आगे निकल गया और उनसे भी ऊंचा पिलर पोते ने बना दिया। ब्रिलियंट। अब आगे चलते हैं। एज पर अकबरनामा व्हेन दाऊद खान, as per Akbarnama, when Daud Khan of Bengal was defeated, enough heads were cut to erect 8 tall pillars. तो अब अकबरनामा के हिसाब से अगर आप देखें तो जब दाऊद खान को हराया गया था तो उस वक्त भी बहुत सारे सर इन लोगों ने काटे थे और इतने सारे सर काटे थे कि जिससे 8 लंबे पिलर बनाए जा सकते हैं, 8 लंबे टावर बनाए जा सकते थे, इतने सारे सर काटे थे। दिस सेट अ न्यू रिकॉर्ड। अब इससे भी एक नया रिकॉर्ड बन गया। When दाऊद खान in dying stage asked for water, he was given water in shoes. तो अब यहाँ पे हम और भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज देखें कि दाऊद खान जब आखिरी समय में थे और जब वो पानी मांग रहे थे तो उनको पानी दिया गया मगर वो जूतों में भर के दिया गया। तो ये थी इनकी क्रुएल्टी की कहानी। अब आगे चलते हैं। द अपराइट अकबर द ग्रेट। इन थानेश्वर there was a dispute over ownership of the place of worship between two sects, Kuru and Puri. यहाँ थानेश्वर में एक डिस्प्यूट था ओवर द ओनरशिप ऑफ अ प्लेस, एक पूजा के जगह पे, मतलब धार्मिक स्थल था शायद कोई, तो वहां पे कुछ 2 सेक्ट्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे उस जगह को लेके। कुरु और पुरी ये 2 सेक्ट्स थे। तो अकबर ऑर्डर्ड दैट दे शुड फाइट एंड विक्टोरियस शैल हैव द क्लेम। तो अकबर ने फिर यहाँ पे अपना एक ब्रिलियंट आइडिया दिया, जो कि उनका जानवरों वाला जो आइडिया रहता है वो आइडिया था कि आप लोग दोनों लड़ें, दोनों सेक्ट्स के लोग आप लोग लड़ें और जो जीतेगा उसका हक होगा। द फुलिश सेक्टेरियंस फॉट विथ वेपन्स टू किल ईच अदर। तो यहाँ पे अब लेखक लिख रहे हैं कि उन बेवकूफों ने लड़ाई कर भी ली एक दूसरे से। when Puri group started dominating, Akbar ordered
his soldiers to join ranks with Kuru group. तो जहां पुरी जीतने लगे, अकबर ने तुरंत अपने सोल्जर्स को कहा कि आप लोग जाके कुरु वाले को ज्वाइन करो और कुरु की तरफ से आप लोग लड़ना शुरू करो. फाइनली बोथ ग्रुप्स वर किल्ड बाय हिज सोल्जर्स. तो अंत में दोनों ही कुरु और पुरी दोनों जो सेक्ट्स थे, उन दोनों के योद्धाओं को मार दिया अकबर के सोल्जरों ने अकबर के इंस्ट्रक्शंस पे. अब यहाँ पे आगे चलते हैं. अकबर देन हैड अ ग्रेट लाफ. और फिर अकबर बहुत हंसे, खूब जोर जोर से वो हंसे. तो ये था पागलपन अकबर का. अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि किस हैवान को किस तरीके से हम लोग ग्लोरीफाई करके पढ़ते हैं हिस्ट्री में. ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, Akbar ensured that Rajputs fight against Rajputs. Badayuni asked Akbar's general during an intense war that how would he segregate Pratap's men. He was replied that this is unnecessary because in either case Rajput will die and Islam will be benefited. तो यहाँ पे हल्दी घाटी के जो लड़ाई थी, वहाँ पे जो अकबर थे उन्होंने कहा, उन्होंने इस चीज को मतलब सहमति दी और इस चीज के ऊपर उन्होंने अश्योर किया कि राजपूतों को तो लड़ना होगा राजपूतों से. तो फिर बदयूनी ने उनसे पूछा कि इस जंग में कैसे प्रताप के आदमियों को कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे. तो फिर अकबर ने कहा कि ये अननेसेसरी है किसी को भी सेग्रीगेट करना. इन चाहे कोई भी केस हो, राजपूत वहां पे वो मारे जाएंगे एंड ये इनका जो आसमानी मजहब है ये विजयी होगा. Colonel Todd recounts that Akbar had the idol of Eklinga destroyed and put the platform to offer namaz. तो यहाँ पे कोई कर्नल टॉड हैं, वो लिखते हैं, बताते हैं कि अकबर ने एक लिंग मतलब एक आई थिंक ये शायद शिवलिंग का ही कोई एक फॉर्म होगा, तो एक लिंग को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया अकबर ने और उस प्लेटफॉर्म को फिर यूज किया गया नमाज पढ़ने के लिए. What could be greater example of religious tolerance? बिल्कुल सही बात है. इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है. Once Akbar woke early in afternoon and saw a servant sleeping near his bed. He was angered by this and had him thrown from the top of a tower. तो एक बार अकबर उठे आफ्टरनून में, मतलब दोपहर को वो उठे, सो के थोड़ा जल्दी उठे दोपहर में, और उन्होंने देखा कि उनके पास उनका कोई नौकर सो रहा है. मतलब उनके पास, उनके बिस्तर के पास में ही उनका कोई नौकर सो रहा है. तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए उसको देख के कि उन्होंने उसको अपने ऊपर टावर से ही फेंकवा दिया. तो ये था इनका टॉलरेंस. फेंकना, सर काटना, गलत काम करना, बलात्कार करना, लूटना. अब आगे चलते हैं. In August of 1600, Akbar's army surrounded the Asirgarh fort, but both sides were in stalemate. As per Smith, Akbar thought of a noble idea to break the jinx. He invited Miran Bahadur, the king, for negotiation and swore by his head that he would be safely allowed to return back. Thus Miran came out with a scarf of peace and submission. Miran bowed down to Akbar thrice, but he was suddenly pushed to the ground to offer complete sajda or bow flat to Akbar. Akbar was accustomed to having only sajda performed for him by the world. तो अब यहाँ पे एक जो ये केस है 1600 ईस्वी का, अकबर के आर्मी ने पूरा घेर लिया था असीसगढ़ फोर्ट को, और इसमें स्मिथ बताते हैं कि अकबर को एक नोबल आइडिया सूझा और उन्होंने मीरान बहादुर को नेगोशिएशन के लिए कहा. एंड उन्होंने कहा कि अगर वो नेगोशिएट कर लेते तो उनको जिंदा छोड़ दिया जाएगा.
तो फिर मीरान सामने आते हैं एक स्कार्फ के साथ सफेद रंग का, कि हाँ हम अब जंग मतलब हम नहीं लड़ रहे हैं, हमने हार मान ली है, पीस हो गया है। अब उसके बाद फिर जब वो सामने आते हैं तो फिर मीरान झुकते हैं 3 बार, बट फिर सडनली मीरान को आगे धक्का दे दिया जाता है। वो अकबर के पास तो सर झुकाते ही हैं, मगर फिर उनको आगे धक्का दे दिया जाता है ताकि वो सिजदा कर सके। सिजदा जैसे कि ऊपर वाला के सामने जो सिजदा किया जाता है, तो वैसा ही सिजदा कराना पसंद था अकबर को। अगर अकबर किसी को बख्शते थे या कोई भी कंडीशन में अगर उनके सामने कोई सिर झुकाता था, तो वो चाहते थे कि सिर झुकाया जाए वो सिजदा वाले पैटर्न में, जैसे कि उनके सामने भी उनके मानने वाले उनको सिजदा कर रहे हैं। मीरान was then captured and forced to order his generals to surrender. जब मीरान बेचारे ने ये सब कुछ कर लिया तो फिर मीरान को पकड़ के जबरदस्ती फिर उनके जनरल्स को भी सरेंडर कराया गया। The general refused to comply and sent his son to discuss with Akbar why he broke the word. तो जनरल ने रिफ्यूज कर दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, और उन्होंने उनके बेटे को भेजा अकबर के पास कि उन्होंने अपनी बात से वो क्यों मुकर गए। द यंग सन वाज आस्क्ड बाय अकबर वेदर हिज फादर वाज ईगर टू सरेंडर। तो उनके जो बच्चे बेटे थे उससे अकबर ने पूछा कि क्या आपके पिता सरेंडर करना चाहते हैं। द यूथ रिप्लाइड दैट हिज फादर वुड नॉट सरेंडर एंड इवन इफ द किंग इज किल्ड they would have another successor made the king. तो फिर वो बच्चा बताता है कि नहीं, हम लोग नहीं हार मानेंगे, ना ही हम सर झुकाएंगे, ना ही हम सरेंडर करेंगे। अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो हम फिर दूसरा राजा बनाएंगे, बट हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये सुनते ही अकबर ऑर्डर्ड बुचरिंग ऑफ द यूथ। इवेंचुअली थ्रू 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 मोर ऑफ डिसीट एंड फ्रॉड अकबर वाज एबल टू विन द फोर्ट। तो यहाँ पे फिर जैसे ही इस बच्चे ने बताया अकबर को ये सारी चीजें, अकबर ने तुरंत ऑर्डर किया कि इसको आप कत्ल कर दो, और उसका कत्ल करवा दिया। और धीरे धीरे अकबर उस जो फोर्ट था उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया थ्रू झूठे वादे और मतलब बदफरोशी और ये सारी चीजों को कर करके, डिसेप्शन, तकिया या आप जो कहें, कर करके वो उस पूरे फोर्ट पे हावी हो गए। Note that this is just 5 years before his death, showcasing that even possible arguments of change of his heart sometimes in his life is an infeasible hypothesis. तो इसमें बताया जा रहा है कि ये 5 साल पहले तक का बताया जाता है कि मतलब ये ऐसी उनकी हरकतें थी और इस तरीके का वो प्रदर्शन करते थे। और आई थिंक प्रिज्यूमेबली कहा जाता है कि उसके 5 साल के बाद फिर उनका मतलब हृदय परिवर्तन हो गया और फिर शायद वो प्यारे बन गए थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है, सिमिलरली इन द लस्ट ऑफ पावर एंड डोमिनेंस ही फॉट विद द नोबल रानी दुर्गावती ऑफ बुंदेलखंड एंड बुचर्ड द पीपल देयर। तो मतलब वहशीपन, पावर और ये सारी ताकत की भूख में उन्होंने रानी दुर्गावती से भी जंग की बुंदेलखंड में, और वहां पे भी बहुत सारे लोगों को कत्लो गारत किया। अकबर द ग्रेट वर्सेस महाराणा प्रताप। Historians who bootlick Akbar fail to explain how and why both Maharana and Akbar could be great persons at the same time when they were most bitter enemies. तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं जो लेखक है, ये बता रहे हैं कि हिस्टोरियंस जो हैं, जो कि अकबर के तलवे चाटते हैं, वो ये कभी समझा नहीं पाते हैं कि कैसे महाराणा प्रताप, जो महान महाराणा प्रताप थे हमारे, वो और अकबर, ये दो कैसे महान शख्स एक समय में मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं। और हालांकि अगर देखा जाए तो वो दोनों एनिमीज थे, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। Even Smith agrees that there was no valid reason Akbar attacked चित्तौड़ except lust for conquest. यहाँ पर स्मिथ भी बताते हैं कि यहाँ पे कोई वैलिड रीजन नहीं था चित्तौड़ पे जो जंग इन्होंने की और ये सब जो कत्लोगारत किया चित्तौड़ पे जो ये इन्होंने किया, वो टोटल एक तरीके का आप कहें तो लस्ट था फॉर कॉन्क्वेस्ट।
Maharana was fighting his nation and went to the extent of uniting as many Rajputs as possible to stop having a treaty or gifting the girls to foreign invaders. तो महाराणा प्रताप जी ने बहुत सारे ग्रुप्स को और राजपूतों को इकट्ठा किया टू फाइट अगेंस्ट दीज फॉरेन इन्वेडर्स एंड उन्होंने ये भी मतलब बहुत लोगों को एजुकेट किया कि आप लोग कोई भी ऐसी ट्रीटी या कोई भी ऐसा आप लोग मतलब सोल्यूशन या कॉम्प्रोमाइज ना करें जहां पे अपनी बेटियों को आप लोगों को गिफ्ट करना पड़े। तो इन सारी चीजों को ये जितने भी वहशी हैं और जो बाहर से आए हुए हैं इन सबों के साथ ऐसी ट्रीटीज आप लोग ना ही साइन करें और ऐसे ना ही आप लोग कॉम्प्रोमाइज करें, उल्टा यूनाइट होके हम लड़े। Akbar was self-obsessed terrorist bent on conquering as much as far as he could. तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर इतना ज्यादा ही मतलब एक सेल्फ ऑब्सेस्ड आतंकी था जिसको कि जितना हो सके मतलब कॉन्कर करना था, उसको हर जगह मतलब खुद ही खुद को मतलब वो चाहता था कि मतलब हर जगह वही हो और हर कुछ उसके अंडर में हो और जितनी दूर तक हो सके वो अपने मतलब इन अपने विशियस राज्य को बढ़ा सके, अपने मतलब पावर को और बढ़ा सके। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। Nowadays, intellectuals inspired by traitor genes have started shouting that legends like Pratap and Shivaji were fighting for their own petty territories, and butchers like Akbar और औरंगजेब were working for the unification of the country. तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ढकोसलेबाज जो हिस्टोरियंस और जो धोखेबाज और जो हमारे बीच में ही जो धोखेबाज ट्रेटर्स हैं, ये लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप और शिवाजी तो अपने ही छोटे छोटे राज्यों में मतलब बिजी थे लड़ने में, और वो लोग ये भी बताते हैं, ये जो धोखेबाज लोग हैं, जो धोखेबाज हिस्टोरियंस हैं, वो लोग ये भी बताते हैं कि अकबर और औरंगजेब जो थे उन्होंने असल मेहनत का काम किया इस पूरे कंट्री को यूनाइट करने में, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री में असल योगदान था प्यारे अकबर और प्यारे औरंगजेब का, और बाकी किसी का नहीं। यही दो थे सबसे जो महान थे। अब आगे चलते हैं। However, the truth is that the dark age of rampant butchering, rapes, and impotency of several prominent warriors, legends like Shivaji and Pratap, kept the flag of saffron, symbol of nationalism, and not dogmatism as wrongly projected high. They ensured that the tyranny of these criminals never absolute and soon heads for decay. तो अब इसमें आगे ये भी वो बता रहे हैं लेखक कि शिवाजी और प्रताप जी जो थे वो लोग अपना भगवा ध्वज के साथ ही खड़े रहें, लहराते रहें, एंड चाहे जैसे भी हो वो लोग डटे रहें, एंड वो लोग डटे रहें ताकि ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जितने भी मतलब आतंकी और जो क्रिमिनल शासक हैं, ये कभी भी अपने पूरे टांग ना पसार पाए, तो वो लोग हमेशा डटे रहें, even at the cost of their own lives. Akbar and Islam. Muslims are fooled to believe that Akbar represented the goodness of Islam. अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि शांति प्रिय समुदाय को बेवकूफ बनाया अकबर ने, ये कह के कि अकबर ही अच्छाइयों को रिप्रेजेंट कर रहा है शांति प्रिय समुदाय के। But in the lines of his terrorist forefathers, there was nothing Shanti Priya about his butchering apart from using Shanti Priya समुदाय for his own political gains. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लेखक जो है वो खुद भी थोड़े से अपोलोजेटिक हो गए हैं, थोड़े से वो नर्म हो गए हैं, और वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे वही मसला, जैसे कि कहा जाता है कि अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग है, तो यहाँ पे वो भी बता रहे हैं कि अकबर बिल्कुल ही गलत इस्लाम फॉलो करते थे और अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करते थे, हालांकि आप लोगों को पता है कि हकीकत क्या है। यस, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो डायरेक्टली बोले, मे बी दैट कुड बी द पॉसिबल रीजन कि थोड़ा इन मध्यम तरीके से कहा जा रहा है। अब यहाँ पे और आके आते हैं।
हाँ, अब यहाँ पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ ड्रंकन, ड्रग एडिक्ट एंड मोर देन 3 dozen wives। अब बताया जा रहा है कि वो शराबी था, नशेड़ी था और उसकी 3 दर्जन बीवियां थीं। All these blatantly defy the most basic Islamic norms। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें बिल्कुल अलग हैं, जो बेसिक नॉर्म्स है इस्लाम में उनसे बिल्कुल अलग है ये सारी चीजें। नशा करना, शराब पीना और 3 दर्जन बीवियां। चलिए अब आगे चलते हैं। Akbar started a new propaganda that he himself was divine. He forced people to greet each other by Allah Akbar. Ignorant Muslim believed that was glorifying Allah, while he wanted to claim that Akbar is Allah. Allah Akbar has never been used in greetings in Islam. He used to present himself as the omniscient as per Abul Fazl। तो यहाँ पे अकबर का ये भी बताया जा रहा है कि वो खुद को ही मतलब खुदा मानने लगे थे और खुद को ही वो कहने लगे थे कि वही एक तरीके का खुदा है और लोगों से कहलवाते थे अल्लाह अकबर। एंड वो खुद को ओमनी पोटेंट, ओमनीशियंट और ओमनी प्रेजेंट बताते थे। इस तरीके से खुद को ही अपना ही मतलब डींग हाँकते थे और अपनी बड़ाइयाँ करते रहते थे और करवाते थे। और ये सारी चीजें बताते हैं हमें अबुल फजल। Akbar started his own faith, Deen-e-Ilahi, which basically aimed at glorifying him and his stupidly vague ideologies. No wonder his sycophants accepted it gracefully, but this divinity of an illiterate died with his death। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, बता रहे हैं कि अकबर ने अपना खुद का ही वो एक मजहब शुरू किया, दीन इलाही, जिसमें वो खुद की ही मतलब बड़ाइयाँ करते थे और खुद को ही बड़ा बनाते थे और खुद की ही अपनी मतलब आइडियोलॉजीज को वो प्रेजेंट करते रहते थे। और उनके जितने भी अनुयायी थे इस चीज को बहुत ही ग्रेसफुली मानते थे। और ये जितनी भी मतलब दिव्य चीजें जो वो लोग ये अकबर ने किया, इन सारी चीजों की मौत हो गई उस जाहिल के मौत के साथ। मतलब अकबर के मौत के साथ ही उसका ये सारे ड्रामा खत्म हो गया, उसके साथ ही चली गई ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हम आगे चलते। द रीजन अकबर हैज बीन ग्लोरिफाइड is pretty obvious. Since he made a mockery of both Hinduism and Islam in his self-obsession, none was better suited to be put to a high echelons of glory by those willing to inject biblical order. In fact, Akbar was amongst the political smart ones of Muslim rulers who played Hindu, Muslim and even Christian card to have him proclaimed as divine one। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर इतने ज्यादा ग्लोरीफाई या उनको इतना ज्यादा महान इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वो हमेशा मजाक उड़ाते थे हिंदुइज्म का और इस्लाम का, बिकॉज वो खुद से ही इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। और फिर आगे ये भी बताया जा रहा है कि अकबर वॉज सबसे पॉलिटिकली स्मार्ट, मतलब पॉलिटिकली अकबर सबसे ज्यादा मतलब राजनीतिक चीजों में वो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट थे। मतलब अमंगस्ट ऑल द मुस्लिम रूलर्स अकबर को पता था कि अपना हिंदू कार्ड कैसे यूज करना है, मुस्लिम कार्ड कैसे यूज करना और क्रिश्चियन कार्ड कैसे यूज करना है और खुद को महान कैसे बनाना है। आई डोंट नो, वो तो जाहिल थे। मतलब यहाँ पे हमने आगे पढ़ा है कि वो जाहिल थे, उनको नहीं पढ़ना आता था नहीं लिखना, बट आई थिंक हो सकता है ये सब पॉलिटिकल चीजें उनको थोड़ी सी आती होगी। अब आगे चलते हैं। अकबर वॉज वेरी स्मार्ट इन हिज लैंग्वेज। Vincent Smith admires that despite his ornamental language, the level of brutalities he had shown in his life is most contrasting, perfect trace of self-proclaimed prophet। तो अकबर का यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बहुत ही स्मार्ट थे अपनी भाषा में
विंसेंट एडमायर कर रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी थी कि उनकी बातचीत से लगता नहीं था या झलकता नहीं था कि वो इतने ज़्यादा क्रूड होंगे या क्रूअल होंगे या बेहुदे होंगे। उनके बातचीत से बिल्कुल भी नहीं लगता था। वही वो जो मतलब आप लोग देखते ही है ना कि जैसे आज के लिए लोग उर्दू बोल देते हैं तो सब कोई दीवाने हो जाते हैं, तो शायद कुछ वैसा ही फिनोमिनन होगा। उनकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में लोग बिल्कुल पागल हो जाते होंगे, नहीं समझ पाते होंगे कि उसके पीछे एक राक्षस बैठा हुआ है। Akbar even had this propagated that he is divinely gifted to provide healing power to the water that is used to clean his feet, Charanamrit. फिर अकबर ने ये भी मतलब प्रोपोगेट किया था कि उसके पास हीलिंग पावर्स है, वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं और वो ठीक करने का जरिया है चरण अमृत, जिस पानी से उनके पाँव को धोया जाए उसको जो पी लेगा वो ठीक हो जाएगा। This was in line with some of the Sahih Bukhari and Sahih Muslim hadiths regarding similar claim from Muhammad. Thus, people were encouraged to make use to obtain the Charan Amrit. अच्छा, तो इनके जो पैगंबर थे उनके बारे में भी कई जगह साहिह बुखारी और साहिह मुस्लिम में लिखा है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा था कि वो भी हीलिंग पावर वाले थे। उनके भी इस तरीके से लोग लाइन लगा के हासिल करते थे चरण अमृत। However, to keep Islam on his right side, he ensured that only foolish Hindus are allowed to do so. अच्छा, तो इस्लाम को अपने राइट साइड में रखने के लिए, मतलब इस्लाम को हमेशा सही, मतलब सही तरीके से अपने तरफ रखने के लिए वो ये जो चरण अमृत वाला कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ हिंदुओं से करवाते थे, उनको ही सिर्फ ये करने की इजाजत थी। His courtiers had to drink his charan amrit to keep him pleased, और उनके जितने भी कोर्ट के जो लोग थे, कोर्टियर्स थे, उन लोगों को भी ये चीज मैंडेटरी था कि वो उनके पाँव को धो के उसका पानी पिए। Illiterate women would put their children on his feet and he would pretend as a fakir to bless them. So यहाँ पे जितनी भी जाहिल औरतें थी वो भी जाके अपने बच्चों को उनके कदमों पे रख देती थी और ये फिर साहब ड्रामा करते थे फकीरों की तरह कि एकदम बिल्कुल ये इन्होंने मतलब उनको आशीर्वाद दे दिया, ब्लेस कर दिया। तो ये भी एक ड्रामेबाजी था, ड्रामेबाजी, फतूरी, पागल इंसान था। In fact, these antiques were the genesis of his proclamation of a new religion. तो ये सारी चीजें ही ये करता रहता था टू शो या टू प्रूव कि ये एक बहुत ही, मतलब क्या मैं बोलूं, ये को अब एक अलग तरीके से ही मतलब प्रोफिट साबित करने पे तुला हुआ था अकबर। अब आगे चलते हैं। अकबर द ग्रेट एंड जजिया टैक्स। इस्लामिक शरीयत हैज द ग्लोरियस प्रैक्टिस of collecting jizya tax from non-Muslims to offer them protection from loot, rape and murder. तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कि शांति प्रिय समुदाय का जो शरिया है वहाँ पे ये टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है कि जो काफिर रहते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है अपनी जान की रखवाली के लिए, और ताकि उनके साथ कोई भी लूटपाट, बलात्कार या कत्ल गारत ना हो, तो उसके लिए वो एक टैक्स अदा करते हैं जिसको जजिया कहा जाता है। अकबर इज स्टेटेड टू हैव अबॉलिश्ड दिस जजिया। कहा जाता है कि अकबर ने जजिया ही हटा दिया था, ऐसा कहा जाता है। However, there is no single evidence of this. ऐसा कहा जाता, बट इसका कोई भी ऐसा मतलब एविडेंस नहीं है। This concession was offered only to Ranthambore as a part of the pact where they would be gifting their women in Akbar's harem instead. तो ये जो जजिया हटा था रणथंबोर में, और जजिया किस एवज में हटा था, ताकि वहां पे सारे लोग अपनी महिलाओं को गिफ्ट कर दें अकबर के कोठे के लिए, अकबर के हरीम के लिए। तो उस कंडीशन पे वहां से जिजिया हटा था, अदरवाइज जिजिया नहीं हटा था। तो ये सारी झूठी बातें हैं कि अकबर ने जिजिया हटा दिया था और ये सब कर दिया था, नहीं, वो सिर्फ जिजिया हटा था एक जगह पे जो कि है रणथंबोर में, क्योंकि वहां पे इन्होंने जिजिया हटाया था ताकि वहां के लोग अपनी महिलाओं को अकबर के कोठे के लिए दे दें। अब आगे चलते हैं। इट इज ट्रू दैट पीपल यूज्ड टू कीप रिक्वेस्टिंग अकबर ऑफ रिपीलिंग जजिया and he might offered exception to select a few political reasons but never dared to abolish to ensure that Islam is also on his right side.
तो इस्लाम के अगेंस्ट ना जाते हुए अकबर ने कभी भी जजिया हटाया नहीं था। एक दो पॉलिटिकल एक्सेप्शंस वो कर लेते थे, जब उनको रिक्रूटमेंट चाहिए होती थी उनके हरेम में, या उनको कुछ पॉलिटिकल गेम्स रहता था, वो थोड़ा बहुत चेंज करते, बट अदरवाइज नहीं करते थे, बिकॉज उनको इस्लाम को अपने साइड में रखना था। तो अब आप देखें कि जिसको जाहिल कहा जाता है, वो अब आप देखें कि मतलब किस कदर दिमाग वाला था, है ना, कि जिसको सिर्फ कोठे में अपनी अय्याशी के लिए महिलाओं को भरना था, सर काट काट के टावर बनाना था और गलत गलत काम करना था। तो ये है हमारा प्यारा अकबर। चलिए अब आगे चलते हैं। अकबर एंड हिज ग्रेट सन, अकबर और उसका महान बेटा। There has been a largely unbroken tradition of son rebelling against father amongst the Muslim rulers who ruled India. Babur was fed up of Humayun and Akbar was fed up of Jahangir, who was fed up of Shah Jahan, who was fed up of Aurangzeb. Jahangir, alias Salim, claimed himself to be the ruler in 1602 and had his own court in Allahabad. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक अनब्रोकन ट्रेडिशन है, एक तरीके का रिवाज है कि बेटे हमेशा बाप के साथ बगावत करते हैं अमंग दी मुस्लिम रूलर, जिन लोगों ने शासन किया भारत में। अब चाहे वो बाबर हो, बाबर वॉज फेड अप, बाबर बिल्कुल उब चुका था हुमायूं से, हुमायूं उब चुका था अकबर से, अकबर उब चुका था जहांगीर से, जहांगीर उब चुका था शाहजहां से, शाहजहां उब चुका था औरंगजेब से। जहांगीर सलीम जो थे, उन्होंने क्लेम किया कि वो एक रूलर हैं 1602 में, एंड हिज ओन कोर्ट इन इलाहाबाद। Incidentally, Prayagraj was renamed Allahabad by Akbar a few years ago as a part of his jihadi campaign to trample Hindus and fool Muslims. तो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए अकबर ने इलाहाबाद को इलाहाबाद नाम दिया, क्योंकि वो पहले प्रयागराज था। प्रयागराज का नाम को बदल के उन्होंने इलाहाबाद किया, ताकि उनका जो जिहादी कैंपेन है वो चल सके और वो हिंदुओं को बेवकूफ बना सके और हिंदुओं को वो कुचल सकें और साथ साथ मुस्लिम्स को भी बेवकूफ बना सकें। तो ये उस राजा का कार्य था। आई डोंट नो इसमें वो मुसलमानों को कैसे बेवकूफ बनाए, बट हिंदुओं को तो उन्होंने बनाया। आई कैन मेक आउट। Jahangir prayed for his father's death and even started his own coinage system. जहांगीर ने अपने पिता की मृत्यु के लिए दुआएं की, दुआएं मांगी, प्रार्थनाएं की, और ये हद तक, और हद तो ये हो गई कि वो अपना खुद का कॉइनेज सिस्टम भी स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपना सिक्का भी अपने सिस्टम का शुरू कर दिया। स्मिथ सेज दैट had Jahangir's rebellion become successful, he would have definitely killed Akbar. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर जहांगीर सक्सेसफुल होते तो वो डेफिनेटली अकबर को मार डालते। He missed the golden opportunity to kill his father, which was fulfilled by his grandson Aurangzeb in times to come. उन्होंने अपने पिता की तो हत्या नहीं कर पाए, बट उनके पोते ने ये कर दिखाया। However, some historians believe that it was Jahangir who poisoned Akbar to death. और कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जहांगीर ने जहर दे दिया था अकबर को, तो फिर अकबर की मृत्यु हो गई थी। Great Akbar and the fate of people he doubted. Akbar had appointed one person solely for giving poison to those people whom Akbar disliked. तो अकबर ने बेसिकली एक इंसान को भी हायर करके रखा था जिसका काम था सिर्फ जहर देना, उन लोगों को जहर देना जिन लोगों को अकबर साहब नहीं पसंद करते थे। अब कुछ हिस्टोरियंस का इसमें यह भी कहना है कि अकबर ने एक्चुअली गलती से वो जहर खुद भी खा लिया था। तो अब आप देखें कि वो इतने ज्यादा मतलब उनके सर चढ़ गया था कि हर किसी को उनको मारना था, मरवाना था और जहर खिलाना था, कि शायद
गलती से उन्होंने भी खा लिया था। आगे चलते हैं। Akbar had a whole line of his own trusted and less trusted people killed in suspicious manners. अकबर ने अपने जिनको ऊपर भी उनका भरोसा कम था, उनके ऊपर उनको कम भरोसा था, उन लोगों को बहुत ही अलग अलग तरीके से मार दिया गया। अब इस लिस्ट में आते हैं बैराम खान, जमन असफ खान, his finance minister, Shah Mansoor, Man Singh, son of Kamran, Makhdoom, Mulk, Sheikh Abdur Nabi, Fagundi, Muizul Mulk, Hazi Ibrahim, and all those mullahs whom he disliked. और जितने भी मौलाना थे उन लोगों को भी उन्होंने एक अलग तरीके से, बहुत ही मतलब सस्पिशियस तरीके से रास्ते पे से साफ कर दिया। This list has been given in Smith's book. तो स्मिथ की किताब में ये पूरी लिस्ट दी गई है। Then Jaimal, whose wife he captured for his harem after killing him and then propagated that he saved her when she was committing sati. तो अब जयमाल की पत्नी को भी इन्होंने उठा लिया और कैप्चर कर लिया, कब्जे में कर लिया। और जयमाल को आई थिंक जयमाल को मारने के बाद और फिर ये जो अकबर जो हैं, प्यारे अकबर इतने झूठे थे कि इन्होंने फिर प्रोपोगेट किया, ढिंढोरा पीटा और ये मतलब बातें फैलाई कि इन्होंने तो जयमाल की पत्नी की सुरक्षा की, उन्होंने जयमाल की पत्नी को बचाया जब वो जा रही थी खुद को सती करने से। तो जब वो सती करने जा रही थी खुद को, तो फिर ये जो प्यारा अकबर था ये इसने बेचारी की जान बचा दी। तो आप समझे कि ये किस कदर वहशी था कि पति को मार के उसकी बीवी को इसने कैप्चर किया और क्या नैरेटिव सेट किया। तो इन लोगों का ये जो अलतकिया है ये बहुत साल से चला आ रहा है। ये आप लोगों को समझना होगा कि अलतकिया हर तरीके का ये लोग करते रहते हैं, चाहे वो जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, जो कोई भी हो। अब हम आगे चलते हैं। The charity lover Akbar. In Akbar's rule, the property of the dead used to be confiscated by the Badshah and the family had no rights over it. तो यहाँ पे अकबर के समय में, अकबर के शासन के समय में अगर कोई मर जाता था या कोई मृतक था तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी था वो सब बादशाह द्वारा हड़प लिया जाता था और उसके परिवार का कोई भी उसके ऊपर राइट्स नहीं रहता था। तो अब देखें कि ये कितना ज़्यादा फितूरी था कि अगर किसी का परिवार का कोई सदस्य अगर मर जाता है तो ये डायरेक्टली ही हड़प लेता था। तो वो राजा हड़प लेता था और राजा कौन था? हमारे प्यारे अकबर। तो उसमें फैमिली का कोई हक नहीं होता था, डायरेक्ट अकबर के अंडर में वो सारी चीज़ें आ जाती थी। At times he may allow the family to start some new business to showcase his kindness. और खुद का ढोंग रचने के लिए कभी कभी ये हड़पने के बाद थोड़ा बहुत उन लोगों को मदद कर देता था कि वो लोग अपनी बिजनेस स्टार्ट करें, ये दिखावा करने के लिए कि ये एक बहुत ही रहमदिल इंसान है, जो कि ये नहीं था। अब हम आगे चलते हैं। When his mother died a year before he himself finally lightened the weight on earth, he confiscated her entire property despite her will, that her property may be distributed among the entire family. तो अकबर की माँ के मरने के मतलब समय भी इसने हर कुछ हड़प लिया, हालांकि उनकी वसीयत थी कि उनके जितने भी मतलब प्रॉपर्टी है उनको पूरे परिवार में बांट दिया जाए, बट ये खुद ही हड़प लिया। ये इस कदर लालची इंसान था। अब हम आगे चलते हैं। अकबर एंड हिज नवरत्न। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अकबर एंड हिज नवरत्न। In the lines of famed stories of Vikramaditya, fiction regarding highly competent Navaratna courtiers of Akbar has been created. However, the fact remains that Akbar considers his courtier completely idiot. He stated that he is thankful to God that he did not get a deserving courtier, or else people would think that he
works through their brains and not his own intellect. तो यहाँ पे जो एक कहानी जो बताई जाती है, फेम्ड स्टोरीज ऑफ विक्रमादित्य, जो फिक्शन, जहाँ पे बताया जाता है कि नवरत्न कोटियर्स थे, नवरत्न कोटियर्स थे अकबर के इसमें. However, the fact remains that Akbar considered the courtiers completely idiot. तो नवरत्न के बारे में तो खैर जितनी भी बड़ाइयाँ की जाती हैं, लोग क्या क्या लिखते रहते हैं, बट हकीकत यह है कि अकबर उनको बिल्कुल बेवकूफ मानते थे. अकबर उनको बेवकूफ मानते थे और उनको कोई भी अकबर तवज्जो नहीं देते थे. अकबर का ये मानना था कि ये लोग बिल्कुल बेवकूफ है और अगर इनके दिमाग से चलेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे. तो इस वजह से अकबर इनको बेवकूफ मानते थे और इनकी बातों को नहीं सुनते थे. अब यहाँ पे बता रहा है कि मच हाइप्ड टोडरमल यूज्ड टू बी हिज कलेक्शन एजेंट. तो यहाँ पे उनके जो कलेक्शन करने वाले जो एजेंट थे उनका नाम था टोडरमल, जिनके बारे में अक्सर बहुत जगह बातें होती हैं. द मोडस ऑपरेंडी वाज सिंपल, आइदर पे और गेट whipped एंड सेल वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो वहाँ पे जो कलेक्शन का सिस्टम था वो बिल्कुल सिंपल था, या तो आप पैसा दें, या तो आप मार खाएं, और या तो फिर मार खाएं और बीवी बच्चों को बेच दें. तो ये वहाँ का सिस्टम था, कलेक्शन सिस्टम जो टोडरमल अपनाए थे, जो टोडरमल फॉलो करते थे. Abdul Fazl was a psychopath number one who wrote incredible fictions praising Akbar to win his favor. Jahangir ultimately murdered him. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो अकबर के जो एक अनुयायी थे, जो कि बिल्कुल दीवाने हो चुके थे और जो अकबर के गुड बुक्स में भी आना चाहते थे, अबुल फजल, तो उन्होंने कई सारी ऐसी मनगढ़ंत चीजें लिखी अकबर के फेवर में आने के लिए, उनके गुड बुक्स में आने के लिए, बट अल्टीमेटली जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी, उनका कत्ल करवा दिया. अब हम आगे चलते हैं. Faizi was an ordinary poet who learned the art of keeping his Malik pleased through psychopathy. तो फैजी जो थे वो एक तरीके के पोएट थे, कवि टाइप के थे, जो कि अपने मालिक को खुश करने के लिए ये सब पोएट्री और ये सारी चीजें लिखते थे. Many historians claim that he was the best poet in India in his time. अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो सबसे महान पोएट रहे हैं भारत के, उस समय के सबसे महान पोएट वो फैजी साहब थे. तो अब आप देखें कि फैजी साहब के कितने मतलब चाहने वाले हैं. तो फैजी साहब महान पोएट थे उस समय के. अब यहाँ पे आगे चलते. ऑल आई कैन से इज दैट द लेवल ऑफ पोएट्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली पुअर स्टैंडर्ड इन लाइंस विथ हिज ओन एजुकेशन लेवल एंड प्रीऑक्यूपेशंस. तो बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उनके जो राज्य के जो पोएट भी, कवि भी रहते होंगे, वो वैसे ही जाहिल रहते होंगे और वो वैसे ही आधे दिमाग वाले और कोई बिना क्वालिटी वाले रहते होंगे. बिकॉज जिसका राजा ऐसा तो उसके राज्य का कवि कैसा रहता होगा, ऐसा ही रहता होगा. बिरबल died in the most ignominious manner in a battle. बिरबल की भी मृत्यु हो गई एक जंग में. द बिरबल अकबर जोक्स आर अ वर्क ऑफ फिक्शन इन हिज फॉल्स नेम. तो अकबर बिरबल के जो जोक्स हैं वो एक मनगढ़ंत फिक्शन है, उन लोगों के नाम को यूज करके ये लिखा गया है. वी फाइंड सिमिलर टेल्स इन साउथ इंडिया इन द नेम ऑफ तेनाली रामा. तो यहाँ पे तेनाली रामा के द्वारा भी उनके जो नाम से जो मतलब जोक्स और ये सारी चीजें हैं, तो वो साउथ इंडिया में भी मिलती हैं. अबुल फजल मर्डर्ड शाह मंजूर अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ अकबर हिमसेल्फ. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अबुल फजल जो थे उन्होंने कत्ल करवा दिया शाह मंजूर का अकबर के कहने पे. मान सिंह इज अमंग्स द ग्रेटेस्ट ट्रेटर्स दैट नेशन एवर प्रोड्यूस्ड. मान सिंह जैसे मतलब धोखेबाज नेशन में सबसे मतलब जो प्रोड्यूस हुए थे उन जैसा कोई भी नहीं था. ही गेव हिज सिस्टर टू जहांगीर एंड देन जहांगीर इवन फोर्स मान सिंह ग्रैंडडॉटर टू बी इन हिज हरेम. तो जहांगीर को मान सिंह ने अपनी बहन को दे दिया. He gave his sister to Jahangir.
मान सिंह ने जहांगीर को अपनी बहन दे दिया और जहांगीर ने इवन फोर्स किया मान सिंह को, और मान सिंह ने अपनी पोती को भी दे दिया जहांगीर के हरेम के लिए, जहांगीर के कोठे के लिए। अकबर डिसाइडेड टू पॉइजन मान सिंह। अकबर ने फिर डिसाइड किया कि वो जहर दे देंगे मान सिंह को। एंड भगवान दास, फादर ऑफ मान सिंह, कमिटेड सुइसाइड। And of course, apart from drinking his charan amrit, water from cleaning of legs, courtiers of Akbar had to give their women, children, and family members to Akbar to continue having his blessings. तो अकबर की रहमत हमेशा पाने के लिए अकबर के जितने भी कोर्टियर्स जो थे, अकबर के कोर्ट में जितने भी कोर्टियर्स थे, वो लोग आए दिन अपनी बीवी बच्चों को गिफ्ट करते रहते थे अकबर के कोठे में, ताकि अकबर के कोठे में वो गिफ्ट करें और अकबर की दुआएं ले वो, और अकबर के गुड बुक्स में हमेशा रहें। टोडरमल, यहाँ पे टोडरमल मैनेज अकबर फाइनेंसेस इन द मोस्ट ब्रूटल मैनर टू हैव हिज ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे टोडरमल भी अकबर के जो फाइनेंसेस को मैनेज करते थे बहुत ही मतलब ब्रूटल तरीके से मैनेज करते थे, ताकि उनके ऊपर अकबर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। However, the idols that Todermal used to worship were also destroyed by Akbar. This made Todermal upset and he resigned to seek वाराणसी। तो यहाँ पे टोडरमल जिन मूर्तियों की पूजा करते थे उन मूर्तियों को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया अकबर ने। इससे टोडरमल इतने ज्यादा अपसेट हो गए कि वो फिर उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और वो फिर चले गए वाराणसी। अब यहाँ पे चलते हैं अकबर एंड हिज लव फॉर स्लेव्स। अकबर और उनके स्लेव्स के प्रति उनका प्यार। अकबर गिफ्टेड अ फैमिली ऑफ रशियन टू द क्रिश्चियन प्रीस्ट अकवावीवा एज अ पार्टिंग गिफ्ट। This shows that he used to keep slaves from various international locations. तो अकबर के पास हर तरीके के स्लेव्स और हर जगह जगह के स्लेव्स रहते थे, इंटरनेशनल स्लेव्स भी रहते थे। तो अकबर ने एक रशियन फैमिली, पूरे एक रशियन फैमिली जो था उनका जो स्लेव्स था उनका एक पूरे फैमिली, स्लेव फैमिली, रशियन स्लेव फैमिली को गिफ्ट किया अपने एक क्रिश्चियन प्रीस्ट अकवावीवा को एज अ पार्टिंग गिफ्ट। तो वो जब क्रिश्चियन प्रीस्ट जा रहे थे तो उनको अकबर ने गिफ्ट किया एक रशियन फैमिली स्लेव। तो दिस शोज कि अकबर के इंटरनेशनल लेवल के भी स्लेव्स अकबर रखते थे अपने पास। इन कंदहार अकबर had converted a large number of people into slaves because they opposed some new policies in 1581 and 82। तो अकबर ने एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्लेव्स को वहां पे मतलब स्लेव्स बनाया कंदहार में, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोगों ने न्यू पॉलिसीज को अपोज किया था इन 1581 एंड 82। और आगे चल के घोड़ों को खरीदा गया उन लोगों को बेच के। तो इन स्लेव्स को बेच के फिर आगे घोड़े खरीदे इन लोगों ने, अकबर ने घोड़े खरीदे इन स्लेव्स को बेच के। When the royal cavalcade would travel, the women of his harem would be put in golden prisons like animals। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी ये लोग ट्रैवल करते थे, सफर करते थे राजा, तो उनकी जितनी भी ये जो लौंडियां थी या महिलाएं थी उनके कोठे में, उनके हरेम में, उन लोगों को बिल्कुल सोने के पिंजरों में रखा जाता था और उनको भी लेके ट्रैवल किया जाता था जैसे जानवरों को रखा जाता है पिंजरों में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीडलेस टू से एज पर दी होली आसमानी ट्रेडिशन प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर कंसिडर्ड एज स्लेव्स। तो हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से जंग में जो जीते गए जितने भी ये रहते थे, मतलब वो एक तरीके से गुलाम ही रहते थे, स्लेव्स रहते थे। अगेन वही माले गनीमत। Akbar devised a new innovation to create slaves. His henchmen would put a flower on the head of any horse that they would find. Now, the owner of the horse had a Hobson's choice, either to forget the horse or let go of the sole source of travel and mobility in those days when nation was worse than Somalia's capital,
अनएक्सेप्ट फाइनेंशियल स्लेवरी ऑफ अकबर। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि अकबर ने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका खोजा था गुलाम बनाने का, और इनके जो मतलब जो लोग रहते थे वो लोग एक फूल रख देते थे किसी भी घोड़े के ऊपर, जिस किसी को भी ये लोग खोज लेते थे। कोई घोड़ा अगर मिल जाता था तो उसके ऊपर ये लोग फूल रख देते थे, और आइदर फिर जिसका किसी का भी अगर वो घोड़ा रहता था तो आइदर उसको मतलब अपने घोड़े को भूलना रहता था, या तो वो अपने घोड़े को भूल जाए, और या तो फिर वो उन लोगों को सरेंडर कर दे। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं मिसलेनियस में। When Akbar died, he had more than 20 million sterling only in Agra fort. तो अकबर की जब मृत्यु हुई तो 20 मिलियन स्टर्लिंग इनके आगरा के फोर्ट में थी। सिमिलर अमाउंट्स वुड हैव बीन देयर इन अदर 6 सिटीज, और इसी तरीके के सिमिलर अमाउंट्स और भी 6 शहरों में मुमकिन थे। However, he did not spend a pie to help the country during the worst famine of 1595 and 1599, और इसमें से एक चवन्नी भी उन्होंने नहीं खर्चा किया जो फैमिन हुआ था 1595 और 1599 में। Obviously, it can be expected that he would have had contributed during earlier famines of 1573 and 1583 to 84। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट कैन बी, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ऐसी कोई भी आपदा अगर देश में होती थी, जैसे मतलब आप फैमिन कहें या कोई भी ऐसी आपदा, तो उसमें ये बंदा एक भी पैसा नहीं खर्चा करता था। अकबर had butchered the entire population living on the banks of Prayagraj, renamed Allahabad by the butcher। तो अकबर ने बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया था प्रयागराज के घाट पे, जिसको फिर उसने प्रयागराज को नाम को बदल के उन्होंने इलाहाबाद कर दिया। And demolished all these structures because the people hid inside their homes when he conquered the city. This is why we find no old buildings in Prayagraj banks today। तो जितने भी घर में लोग अपनी जान बचा के छुप रहे थे, हर चीज को उसने तहस नहस कर दिया अकबर ने, ताकि लोग वहां पे छुप नहीं पाए। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इलाहाबाद के बैंक्स पे पुराने घर इसी वजह से हम नहीं देख पाते हैं, बिकॉज सारे कंस्ट्रक्शंस और जितने भी वहां पे घर थे सब किसी को उसने तोड़ दिया था। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। इट इज अ मिथ विदाउट एनी क्रेडिबल एविडेंस दैट अकबर बिल्ट फतेहपुरी सिकरी। तो फतेहपुरी सिकरी के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने बनाया था, बट लेखक का ये मानना है कि इसके कोई वैलिड एविडेंसेस नहीं है कि उन्होंने ही बनाया था। In lines with other fraud rulers claiming allegiance to Islam, he simply captured it and claimed ownership. Later, the same ploy was adopted by his grandson, the terrorist called Shah Jahan, who claimed to have built Taj Mahal in the memory of his fourth wife। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये लोग कब्जा कर लेते थे, लूटपाट करते थे, कब्जा कर लेते थे और खुद का ही नाम जोड़ देते थे कि इनका ही बनाया हुआ और इनका ही किया हुआ है। और लेटर ऑन जैसे इनका जो पोता था उन्होंने भी यही चीज अपनाया, जो कि एक आतंकी था शाहजहां, और वो भी इसी तरीके से ताजमहल को अपनी फोर्थ वाइफ की मेमोरी के नाम पे क्लेम करने लगा और कहने लगा। कंक्लूजन पे अब हम आते हैं। A country that prides in worshipping such criminals is bound to be destroyed। Panchatantra aptly says that where the deserving ones are worshipped and the deserving ones are sidelined, three threats always loom: death, anarchy and fear। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पे ऐसे चोर डकैत लूटपाट बलात्कारियों को अगर पूजनीय बनाया जाएगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पंचतंत्र में कहा गया है, पंचतंत्र में कहा गया है
कि जहाँ पे जो सही है, जो गलत की जहाँ पे पूजा हो या गलत की जहाँ पे गलत को इज्जत दिया जाए या बड़ा बनाया जाए या बहुत ही महान घोषित किया जाए, और सही जो सही रास्ते पे अगर उसको इग्नोर और साइड लाइन किया जाए, तो वहाँ पे 3 तरीके के प्रॉब्लम्स हमेशा बने रहते हैं। एक है मृत्यु, एक है अनार्की और एक है खौफ और डर। तो ये ही होता है, ये वहाँ हर जगह होता है जहाँ पे सही का साथ नहीं देके गलत का साथ दिया जाता है। It is high time that we Indians start breaking all idols of these false heroes from every corner of our hearts and countries and start showering our due respect to innumerable true heroes whose names also we do not remember today. तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो फॉल्स हीरोज हैं, इन सारे फॉल्स हीरोज के आइडल्स को हमें हटाना चाहिए और हमें इन सबों को बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हमें ग्लोरीफाई करना है तो उन कितने सारे नाम जो जिनको हमें याद भी नहीं है, जिनके नाम और जिनको हम भूल चुके हैं, हमें उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें महान बनाना चाहिए, और जिनको हम जानते हैं उनको महान बनाना चाहिए rather than ये चोर डकैत। Hindus should work to bring society at a level where even the names of these barbaric looters are not remembered, and Muslims should jettison these terrorists into garbage who have been nothing except shameless mockery in the name of Islam. So यहाँ पे लेखक बहुत ही भावुक होकर बता रहे हैं कि हिंदुओं को भी इन सोसाइटीज में जो ये सब जो लूटर्स और इन लोगों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को अबॉलिश करना चाहिए ताकि ऐसे लूटर्स और चोर डकैत को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। और फिर लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मुस्लिम्स को भी ऐसे गार्बेजेस को बिल्कुल भी डिनाई करना चाहिए जो कि इनके आसमानी मजहब के नाम पे लूटपाट इन्होंने मचाया है और गलत गलत काम किया है। We hope this true history would reach us important lessons by bringing us closer to our original roots, disregarding the villains of the interim period, and teach us why rogues should be dealt in the most firm manner. Without leaving any scope of future nuisance, we should learn why worshipping false heroes would lead only to the worsened status and compromise in the matters of dignity, and truth would only lead to mass level impotency. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गलत लोगों की प्रशंसा और गलत लोगों का प्रचार और गलत लोगों को महान बनाने से यही होता है कि मेजॉरिटी नपुंसक हो जाती है, और इस नपुंसकता के कारण सिविलाइजेशन सफ़र करता है, कल्चर सफ़र करता है, और हर कोई सफ़र करता है इन सारी चीज़ों के कारण। Muslims should remember that their ancestors had suffered tremendous ignominy and tortures, and then they were forced converted to Islam by these terrorists. Those who trip in life was to erect pillars of cut heads and rape women wherever they went. तो आई थिंक यहाँ पे ये थोड़ा सा मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक, विच I would not get into. यहाँ पे आगे चलते हैं। We hope that the right-minded Muslim brothers and sisters would be motivated to reject these humiliations as of intermediate period and join back to the original roots and foundations. I don't know किस रूट और ये फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये ट्रू इस्लाम नहीं दिखा रहे थे, ये इस्लाम के नाम पे धब्बा थे, और अब आप ये कह रहे हैं कि ट्रू रूट्स, सो इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। And many may my country and countrymen get their potency back. This is a must for true spiritualism. So ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक्चुअल आध्यात्मिकता के लिए और हमारे विकास और हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। सो आई थिंक ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, तो लेट मी गिव माय व्यू पॉइंट्स ऑल्सो। तो देखें ये सारी चीज़ें, ये सब बकवास सी बातें हैं कि मतलब किसने अच्छा किया, किसने अच्छा नहीं किया, और इन सारे बेहुदे बलात्कारियों को हीरो बना दिया इन लोगों ने, और हम लोग भी मतलब धिमिफाई होके इनको मतलब एक तरीके से अगर आप कहें तो पूजने लगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें ही बदलना होगा।
नथिंग कम्स ऑन द प्लेट, वी हैव टू फाइट फॉर इट। तो हमें इन सब चीज़ों की जागरूकता को बढ़ानी होगी और हमें इन सारी चीज़ों को समझना होगा और इन सारी चीज़ों से हमें खुद ही मतलब इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। तो चलिए अब थोड़े से मैं कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे, मैं तो तब से रीडिंग ही बिजी थी। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। आई मीन नॉट डिस्कशन, ये बुक रीडिंग। और मैंने अपने पूरे कोशिश की है कि आप लोगों को मैं सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। आई थिंक आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। बीइंग पॉजिटिव जी पूछ रहे हैं तालिबान के बारे में। नहीं, ये मैं कोई एक अलग मोनोलॉग करूंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ ही डिस्कशन करूंगी, तो उसमें हम ये सारी चीजें पूछेंगे और डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पे बीइंग पॉजिटिव जी कह रहे हैं अभूतपूर्व काम कर रही हैं आप, नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए मैम। अभूतपूर्व काम कर रही हैं, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए बीइंग पॉजिटिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बीइंग पॉजिटिव जी, मैम प्लीज मेरा नाम बोलो, राकेश उप्रेती, फैन ऑफ यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश उप्रेती जी। माँ महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। फरसावाला जी प्रणाम, जय काली, जय महादेव, जय भारत। माँ महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। यस, आप लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। विशाल कोठारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। एंड सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज सुना इस चीज़ को और इस चीज़ को और आगे आप लोग बढ़ाएं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को भी और मेरे दूसरे चैनल जो आपको दिख जाएगा मेरे चैनल अकाउंट में ही, केडी टॉक्स। सो इन फ्यूचर मैं उसके ऊपर सारे डिस्कशंस करूंगी और यहाँ पे सिर्फ मैं मोनोलॉग्स करूंगी। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग। तो यस, आई नीड सपोर्ट एंड लव एंड एनकरेजमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो यस, विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ टुडेज स्ट्रीम। अब हम फिर कल मिलेंगे अपने स्ट्रीम में, हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग गेस्ट कल जुड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम। आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, माँ महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फिर आप मुझे आज्ञा दें। जय काली, जय महादेव, जय भारत।